हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। आई हैव टेकन ऑल ऑफ द कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी, सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज adsorption. Adsorption means accumulation or only sticking at the surface. अगर स्पॉन्ज को पानी में डालेंगे तो स्पॉन्ज अब्सॉर्ब्स वाटर। यहाँ पर अब्सॉर्प्शन नहीं, adsorption कहा मैंने। सो अगर ये एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस मान लो एक गैस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सो जो गैस रहेगा, if it sticks only at the surface, which means if it accumulates only at the surface, this concept is what we call adsorption. So adsorption means accumulation or sticking at the surface. Adsorbent, ये जो सॉलिड हमने लिया जिसके ऊपर adsorption हुआ, that is called adsorbent. और जो चीज एड्सॉर्ब होती है that is called adsorbate. Let us say some gas is getting adsorbed on a solid, then the solid is what you call adsorbent. जिस पे adsorption हुआ that is called adsorbent. And जो गैस adsorb हो रहा था, what is getting adsorbed is what we call adsorbate. टर्म्स ध्यान में रखना, बढ़ो आगे। क्लियरली सरफेस एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो adsorption भी ज्यादा रहेगा। बिकॉज मान लो इसी को अगर मैं दो पार्ट्स में कट कर दूं एंड दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर दूं, तो मान लो यहां से मैंने कट किया, अगर दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर दिया तो यहां पर भी एड्सॉर्प्शन होगा। एंड फिर सेकेंड पार्ट में ये वाला भी सरफेस एक्सपोज्ड है तो यहां पर भी एड्सॉर्प्शन होगा। कहने का मतलब अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, ये सॉलिड हमने बल्क के फॉर्म में लिया है, अगर इसी सॉलिड को हम पाउडर्ड फॉर्म में कर दे तो पाउडर्ड फॉर्म में एरिया ज्यादा हो जाएगा एंड देन द एड्सॉर्प्शन इज आल्सो गोइंग टू बी मोर। एड्सॉर्प्शन का मेन रीजन होता है सरफेस फोर्सेस। मान लो ये तुम्हारा एक मटेरियल है, इंटीरियर ऑफ द मटेरियल में एक पार्टिकल रहेगा तो इसका फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल। दिस पार्टिकल विल बी इक्वली अट्रैक्टेड इन ऑल द डायरेक्शंस बाय द नेबरिंग पार्टिकल्स। बट अगर कोई सरफेस का पार्टिकल रहेगा तो सरफेस पार्टिकल को अंदर की तरफ अट्रैक्शन मिला, लेफ्ट राइट में भी मिला, यहाँ पर भी मिला, बट ऊपर की तरफ पार्टिकल्स ना होने की वजह से ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं है। देयर इज अ नेट इनवर्ड फोर्स ऑन दिस पार्टिकल। ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऐसे रहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल नजदीक आएगा तो पार्टिकल को इस सरफेस पे स्टिक करवाएगा, बिकॉज दीज इनवर्ड फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट विल पुल द पार्टिकल टुवर्ड्स द इनर साइड। सो दीज आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिकिंग ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस। तो ये रेसिडुअल फोर्सेस on the surface particles, ये residual forces they are the reason for adsorption. तो वही बात, surface area अगर ज्यादा रहेगा तो ये residual forces भी ज्यादा रहेंगे and then adsorption जो रहेगा वो भी ज्यादा quantity में होगा। Desorption is also a term. It is exactly the opposite of adsorption. अगर adsorption मतलब species आके surface पे stick हो गया तो स्पीशीज का रिमूवल, स्पीशीज का जाना इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन. सो रिमूवल ऑफ द adsorbed species is what we call desorption. Like I said, it's the opposite of adsorption. बढ़ो आगे। Absorption and adsorption are two different terms. मैंने कहा adsorption means sticking only at the surface, लेकिन absorption इसका एक कॉमन एग्जांपल मैंने बोल दिया, स्पॉन्ज एब्जॉर्ब्स वाटर। अगर एक स्पॉन्ज को वाटर में डालोगे तो स्पॉन्ज वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब वाटर उसके इंटीरियर में भी जाएगा, तो इसे कहते हैं अब्जॉर्प्शन. बट स्टिकिंग एट द सरफेस, दैट इज व्हाट यू कॉल एड्सॉर्प्शन. ये दोनों टर्म्स को टोटल करके वी कैन यूज अ सिंगल वर्ड सॉप्शन. सॉप्शन का मीनिंग रहता है इट इज अब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन, बोथ ऑफ देम दे आर टाइप्स ऑफ सॉप्शन. इन दोनों का एक एक एग्जांपल ले लो. मान लो हमारे पास एयर है एंड दिस एयर हैज सम वाटर वेपर्स, इट इज ह्यूमिड है. इसे हमें पास करना होगा फ्रॉम सम रिएजेंट. अगर इसे रिएजेंट से पास करेंगे तो रिएजेंट वाटर वेपर्स को होल्ड करेगा एंड जो पास आउट होगा दैट विल बी ड्राई एयर. सो ऐसा एक रिएजेंट है कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर्स को रिमूव करेगा एंड व्हेन कैल्शियम क्लोराइड रिमूव्स वाटर वेपर्स इट रिमूव्स देम बाय द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन. कैल्शियम क्लोराइड अब्जॉर्ब्स वाटर वेपर्स, लेकिन इन्हीं वाटर वेपर्स को अगर रिमूव करना है बाय यूजिंग सिलिका जेल, then silica gel, the removal of water vapors by silica gel, this becomes an example of adsorption. ये दोनों examples याद रखना, that when water vapors are removed by calcium chloride, they are removed by absorption, and silica gel removes water vapors by adsorption. ये examples हो गए for absorption and adsorption. Adsorption का एक और example, मिथिलीन ब्लू करके एक डाई रहता है.
अगर इस डाई के सोल्यूशन में हम एनिमल चारकोल डाल देंगे, चारकोल इज अ सब्सटेंस दैट हैज अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, एंड हमने अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, सरफेस एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा रहेगा। सो एडिशन ऑफ एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल का सरफेस एरिया ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी काफी ज्यादा रहेगा। सो अगर एनिमल चारकोल ऐड कर दिया टू अ सोल्यूशन ऑफ मिथिलीन ब्लू, ये मिथिलीन ब्लू का पूरा डाई will get absorbed on animal charcoal, and the solution which was originally blue because of the dye, it will now become colorless because सारा का सारा dye absorb हो चुका है on animal charcoal. So these are some examples of absorption and adsorption, and like I said दोनों terms को collectively हम कह सकते हैं sorption। बढ़ो आगे। Adsorption दो टाइप का रहेगा, one is physical adsorption or we call it physisorption, and the second is chemical adsorption or we call it chemisorption। इनके प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन मींस ओनली फिजिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ये एड्सॉर्बेंट, इसके ऊपर जो एड्सॉर्बेट आएगा, लेट्स से दैट देयर इज अ गैस गेटिंग एड्सॉर्ब्ड ऑन अ सॉलिड। ये जो गैस रहेगा व्हेन इट गेट्स एड्सॉर्ब्ड ऑन अ सॉलिड, इन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके नहीं बने हैं, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनते तो इसे हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, बट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड and it is only a simple attraction between the adsorbate and adsorbent without sharing of electrons, इसलिए हम कहते हैं कि these are only physical bonds। इलेक्ट्रॉन शेयर करके अगर बनता तो हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल bonds are stronger than physical bonds, so when it is physical adsorption, the bonds between adsorbate and adsorbent are formed without the sharing of electrons, these are only physical bonds, and yeah that's how the adsorbate bonds with the adsorbent। once again adsorbent मतलब जिसपे adsorption हुआ वो adsorbent, और जो adsorb हुआ that is adsorbate। I said let us consider a case where a gas is getting adsorbed on a solid। अगर गैस का critical temperature ज्यादा रहेगा, if we have a higher critical temperature of the adsorbate gas, then there is going to be more adsorption। I will explain this point in slightly more detail। जब हमने स्कूल में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स इसमें पार्टिकल्स काफी नजदीक रहेंगे, लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़े दूर रहते हैं। द पार्टिकल्स आर स्लाइटली अवे फ्रॉम वन अनदर इन अ लिक्विड, इन अ गैस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम वन अनदर। अगर हमें सॉलिड टू लिक्विड जाना रहेगा तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, अगर लिक्विड टू गैस जाना रहेगा तो टेम्परेचर और भी बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट इफ वी वांट टू डू द रिवर्स, गैस टू लिक्विड आना है तो हम टेम्परेचर कम करेंगे, वंस अगेन टेम्परेचर कम करके यू कैन गो फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। व्हाट इफ आई इंक्रीज द प्रेशर अराउंड अ गैस, अगर ये गैस के आसपास मैं प्रेशर बढ़ा दूं, प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल्स और भी नजदीक आ जाते हैं, और प्रेशर बढ़ाने से इट इज पॉसिबल कि मैं गैस के पार्टिकल्स इतने नजदीक लेकर आऊं कि ये लिक्विफाई हो जाएंगे। सो प्रेशर बढ़ा के, not only by reducing the temperature but by also increasing the pressure, I can bring the particles of gas closer to one another and liquefy them। So a gas can be liquefied by increasing pressure, but this can happen only up to a certain maximum temperature। वो maximum temperature जहां तक तुम प्रेशर बढ़ा के गैस को लिक्विफाई कर पाओगे, that is called critical temperature। अगर critical temperature से higher temperature पर हो तो नो मैटर हाउ मच एवर प्रेशर यू इंक्रीज, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, यू कैन नॉट लिक्विफाई अ गैस अबव टेम्परेचर्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर्स। सो दिस इज अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर। अब मान लो किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, अगर हायर क्रिटिकल टेम्परेचर है इसका यह मतलब है कि हायर टेम्परेचर्स पर भी हम प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। मतलब गैस को लिक्विफाई करना आसान रहेगा अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी। So higher the critical temperature of the adsorbate gas, more adsorption happens। It is because like I said critical temperature अगर ज्यादा रहेगा तो गैस easily liquefiable रहेगा। अब इस केस में होता क्या है कि जब तुमने ओरिजिनली गैस पार्टिकल्स वर फार अवे फ्रॉम वन अनदर, जब गैस एड्सॉर्ब होता है ऑन द एड्सॉर्बेंट, इन अ वे यू आर ब्रिंगिंग द पार्टिकल्स क्लोजर टू वन अनदर। तुमने गैस का बिहेवियर थोड़ा बहुत शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स द लिक्विड बिहेवियर, सो इन अ वे यू आर लिक्विफाइंग द गैस। ये बोलना गलत रहेगा कि तुमने लिक्विफाई किया, बट जस्ट बिहेवियर टर्म्स में समझने का ट्राई करो। यू आर शिफ्टिंग द बिहेवियर और टुवर्ड्स यू आर शिफ्टिंग द बिहेवियर ऑफ अ गैस टू द लिक्विड स्टेट। सो अगर लिक्विफाई करना आसान रहेगा
तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा रहेगा। लिक्विफाई करना आसान कब रहेगा? जब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। इसलिए मैंने कहा अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा गैस का तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा रहेगा। अब गैस को लिक्विफाई करना आसान कब रहेगा? गैस को लिक्विफाई करना आसान तब रहेगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब रहेगा? जब उसका मोलर मास ज्यादा है। सो वंस अगेन इट इज मोर इजी टू लिक्विफाई अ गैस इफ द मोलर मास इज हायर। सो अगर हम मोलर मास कंपेयर करें सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन का, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास सबसे ज्यादा, मीथेन का कम, H2 का सबसे कम। यू कैन सी इट इन देयर क्रिटिकल टेम्परेचर्स। सल्फर डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन है, मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन एंड हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन। सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर सल्फर डाइऑक्साइड का, इसलिए एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड का। सिमिलरली मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, इसलिए क्योंकि मोलर मास कम है। अगर मोलर मास कम रहेगा the gas is not so easily liquefiable and because it is not easily liquefiable उसका absorption भी कम रहेगा। so that's what you can see, critical temperature कम है तो मीथेन का absorption सल्फर डाइऑक्साइड के कंपेयर में कम रहेगा। H2 का मोलर मास और भी कम, so you can see that in the critical temperature की critical temperature मीथेन के कंपेयर में भी काफी कम है। and eventually H2 का absorption is also less। ये सारे absorptions मैंने कंपेयर किए हैं फॉर 1 ग्राम ऑफ चारकोल। वंस अगेन चारकोल का एरिया काफी ज्यादा रहेगा, सो इट कैन absorb a lot of gas on it। so 1 gram of charcoal absorbs more of sulfur dioxide, less of methane and even lesser hydrogen। you can see that by their critical temperatures। and basic logic मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। लॉजिक यही है कि एब्जॉर्बेट गैस का अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो गैस को लिक्विफाई करना आसान है। एंड दिस हैपेंस व्हेन द मोलर मास इज हाई। सो मोलर मास ज्यादा रहेगा तब क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस भी ज्यादा रहेगा। बढ़ो आगे। इस टाइप का एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल रहता है बिकॉज जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक फिजिकल बॉन्ड ही है। यू कैन ऑल्टर द टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड यू कैन कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट हैपेंस। तो सॉलिड और गैस अगर दोनों प्रेजेंट रहेंगे दे विल बी इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड गैस, दैट इज द एब्जॉर्ब्ड स्टेट। अब सॉलिड गैस का जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, केमिस्ट्री का बेसिक रूल है कि अगर बॉन्ड तोड़ना है, मान लो ये एक एटम ये दूसरा एटम, अगर इनका बॉन्ड ब्रेक करना है तो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। एनर्जी सप्लाइड बॉन्ड ब्रेक्स, लेकिन बॉन्ड फॉर्म होगा तो यही जो एनर्जी सप्लाई किया था उतना ही एनर्जी लिबरेट होगा। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एनर्जी लिबरेट होगा। सो यहां पर सॉलिड और गैस जब एडअप होता है और व्हेन गैस एब्जॉर्ब्स ऑन सॉलिड बॉन्ड्स आर फॉर्म। सॉलिड गैस तुम्हारा सिस्टम बनेगा वेयर गैस इज एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड एंड बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, हीट मतलब एनर्जी विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये प्लस हीट वो एनर्जी है जो लिबरेट हुआ बिकॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द सॉलिड एंड गैस। अब यहां पर ये एब्जॉर्प्शन फेवर किन कंडीशंस में होगा? सो एब्जॉर्प्शन विल बी फेवर्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये मैंने डिटरमाइन किया बाय द लीच-इटालिया प्रिंसिपल। इसे हमने पढ़ा था इन द चैप्टर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर तुम्हें मिल जाएगा इन द प्लेलिस्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर्स। एंड फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ अवर चैनल। इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है about Lee-Chatalia principle. So in case you don't know it, you can read it from there. And for all those who know it, I'll still repeat how the Lee-Chatalia principle is applied over here. Lee-Chatalia principle कहता है कि हीट यहाँ पर है, अगर तुम हीट बढ़ा दोगे, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट्स बढ़ गए और प्रोडक्ट्स बढ़ने की वजह से तुम्हारा रिवर्स रिएक्शन फेवर होगा। रिवर्स रिएक्शन मतलब ये तो डिसॉर्प्शन हो गया, मतलब हीट बढ़ाने से मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से डिसॉर्प्शन फेवर हुआ जो हमें नहीं चाहिए था। वी वांटेड टू फेवर एब्जॉर्प्शन। सो अगर मैं हीट कम कर दूं मतलब मैंने प्रोडक्ट्स को कम कर दिया। अगर प्रोडक्ट्स को कम कर देंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन हो रहा था, सो एब्जॉर्प्शन इज फेवर बाय द रिमूवल ऑफ हीट। रिमूवल ऑफ हीट करना मतलब टेम्परेचर कम करना, विच मीन्स एब्जॉर्प्शन इज फेवर्ड
at low temperature. लीच-इटालिया प्रिंसिपल के एग्जैक्ट वर्ड्स ऐसे थे that at high temperature or when temperature increases, or you can just say at high temperature, the endothermic reaction is favored because the endothermic reaction will absorb heat. अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हीट ज्यादा रहेगा, तो वो रिएक्शन फेवर होगा जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वेरस टेम्परेचर अगर कम कर दोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होगा. अगर टेम्परेचर कम किया मतलब हीट निकाल दिया तो रिएक्शन हीट जनरेट करने का ट्राई करेगा बाय फेवरिंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट होगा, एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट अब्सॉर्ब होगा. सो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इट इज रिलीजिंग हीट, it is an exothermic reaction, and exothermic reactions are favored at lower temperatures. So all in all we need low temperature to favor the forward reaction, that is adsorption. Now what about pressure? यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर गैस एंड यहाँ पर सॉलिड गैस को हम ट्रीट करेंगे एज अ नॉन गैस स्पीशीज. तो गैसियस स्पीशीज देखेंगे, मान लो ये सबका 1 मोल ही है हमारे पास, यहाँ पर गैस का 1 मोल और यहाँ पर गैस के 0 मोल्स. सो गैस के मोल्स रिएक्टेंट साइड पर ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड पर कम है. प्रेशर का एक्सप्लेनेशन ऐसा था, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड रिएक्शन ट्राइज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स. फिलहाल यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं. अगर नंबर ऑफ मोल्स कम करवाने हैं रिएक्शन से, हमें चाहिए कि ये नंबर ऑफ मोल्स कम करे, तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस. इसका रिवर्स करेंगे, अगर प्रेशर को कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज, रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज एन. और एन इस रिएक्शन में बढ़ता कहां पर है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ते हैं व्हेन यू गो ऑन द लेफ्ट. सो डिसॉर्प्शन विल बी फेवर्ड व्हेन द प्रेशर इज लेस, एंड प्रेशर बढ़ने से, पूरा सीक्वेंस एक बार वापस बोल देंगे, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम होगा, एन बाई वी बढ़ जाएगा, रिएक्शन कोशिश करेगा एन को कम करने का, एंड एन कम होता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो तुम्हारा एड्सॉर्प्शन फेवर हो गया. सो एड्सॉर्प्शन विल बी फेवर्ड व्हेन द प्रेशर विल बी हाई. सो एड्सॉर्प्शन इज फेवर्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमने किया बाय यूजिंग द लीच-इटालिया प्रिंसिपल, जिसका पढ़ाई हमने किया था इन केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी नॉट केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम. एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का जो भी वीडियो है ये तुम्हें मिल जाएगा इन द प्लेलिस्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर्स, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. सो यस, ये एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना एंड बढ़ो आगे. वी डिस्कस दिस, अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, एड्सॉर्बेंट का अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा रहेगा, एंड यू गेट मोर सरफेस एरिया व्हेन यू टेक द एड्सॉर्बेंट इन द पाउडर्ड फॉर्म. अगर बल्क लोगे तो बल्क का एक सर्टेन फिक्स्ड सरफेस एरिया रहेगा, अगर पाउडर्ड फॉर्म लोगे तो पाउडर्ड फॉर्म के लिए सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा कंपेयर टू टेकिंग एनी ऑब्जेक्ट इन द बल्क नेचर. बढ़ो आगे. डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, ये भी केमिस्ट्री का एक रूल है. डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, एंड चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. एंथैल्पी मतलब हीट कंटेंट. अब सिस्टम ने मान लो हीट एमिट कर दिया, इसका जो हीट कंटेंट है मान लो पहले 50 जूल था, अब हीट उसने 10 जूल अगर एमिट कर दिया तो फाइनल हीट रहेगा 40 जूल. तो जब भी हम चेंज इन एंथैल्पी गिनेंगे, ये रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 40 माइनस 50 करके -10 आएगा. कहने का मतलब हीट जब भी एमिट किया जाएगा तभी डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, एंड हीट अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा. यू कैन टेक दिस वेरी एग्जांपल. ये सिस्टम, इसका इनिशियल एंथैल्पी मतलब इनिशियल हीट कंटेंट 50 जूल, इसने अगर 10 जूल एब्जॉर्ब किया तो अभी हीट कंटेंट हो जाएगा 60 जूल. नाउ व्हाट इज द चेंज इन एंथैल्पी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 60 माइनस 50 करके पॉजिटिव 10 आएगा. कहने का मतलब डेल्टा एच अगर पॉजिटिव तो हीट एब्जॉर्ब किया, और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब हीट एमिट किया. अब इस फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तुमने हीट एमिट किया था, एड्सॉर्प्शन होते टाइम सॉलिड गैस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ एंड हीट वाज रिलीज्ड, एंड बिकॉज हीट इज रिलीज्ड डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आएगा ऑलवेज फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन. सो डेल्टा एच इज नेगेटिव ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हीट. एडिशनली जो बॉन्ड्स फॉर्म हुए थे, दीज आर ओनली फिजिकल बॉन्ड्स. फिजिकल बॉन्ड्स आर वीकर देन केमिकल बॉन्ड्स. अगर बॉन्ड्स वीक है तो जो एनर्जी लिबरेट होगा वो भी कम एनर्जी लिबरेट होगा. सो यहां पर ये भी कहा है डेल्टा एच इज नेगेटिव
because of liberation of energy, and it is low also. It is not high because the bonds are not strong. अगर bonds strong रहते, chemical adsorption होता, chemical bond formation होता, तो energy liberated ज्यादा रहता and delta H would still be negative but high. यहाँ पे bonds weak है, कम energy liberate हुआ, तो delta H negative है because energy is liberated and the bonds formed are weak. That is why delta H will be low. बढ़ो आगे. Next is chemical adsorption, also called chemisorption. इस केस में adsorption होगा due to the formation of chemical bonds. These are bonds that are formed by the sharing of electrons. तो adsorbate and adsorbent sharing of electrons करेंगे, and sharing of electrons से जो भी bond formation होगा, that is what will lead to adsorption. So the adsorption that is due to bond formation by sharing of electrons is called chemical adsorption or chemisorption. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेल्टा एच हायर रहेगा देन फिजिकल एड्सॉर्प्शन. ये बात मैंने अभी अभी डिस्कस की यहाँ पर. डेल्टा एच लो था फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन बिकॉज द बॉन्ड्स वर वीक. अगर केमिकल बॉन्ड्स रहेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स में एनर्जी लिबरेटेड भी ज्यादा रहेगा. सो डेल्टा एच इज गोइंग टू बी हायर देन फिजिकल एड्सॉर्प्शन. एडिशनली बिकॉज यू आर मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन हैपन, इसमें तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा लगेगा. एक्टिवेशन एनर्जी मतलब हमें थोड़ा एनर्जी देना पड़ेगा फॉर द रिएक्शन टू गेट कैरीड आउट. अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम याद है तो ये था एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जनरली कम रहता है, ऑल्दो इफ देयर आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स थोड़ा ज्यादा भी रहेगा. वन सेकेंड फॉर ऑल दोज हु डू नॉट नो, एनर्जी ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगा. Every time a reaction happens, it always happens to attain stability. स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए तुम्हें अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम. अगर स्टेबिलिटी अटेन करना है तो तुम्हें एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा. तो अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इसलिए कन्वर्ट हुआ बिकॉज द प्रोडक्ट्स वर मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी कम रहेगा. So products have an energy lesser than that of reactants in quite a lot of cases. Like I said, endothermic reactions में ऐसा भी होगा कि products का energy reactant के energy से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है. So yeah, but by and large energy of reactants, energy of products, reactants को हम एक certain amount of energy देते हैं, then the reaction happens and then you finally reach the products. तो ये जो difference रहता है, this is what we call delta H. क्लियरली इस केस में ये नेगेटिव आएगा बिकॉज डेल्टा एच हियर वुड बी ईपी माइनस ईआर. ईपी छोटा ईआर बड़ा, तो ईपी माइनस ईआर करके वैल्यू नेगेटिव आएगा. एंड ईपी माइनस ईआर किया बिकॉज डेल्टा एच इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल प्रोडक्ट्स इनिशियल रिएक्टेंट्स. एंड या ये नेगेटिव आएगा बिकॉज यू आर डूइंग ईपी माइनस ईआर. ये जो एनर्जी तुमने दिया फॉर द रिएक्शन टू हैपन, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. रिएक्शन करवाने के लिए भी हमें रिएक्टेंट्स को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है तो ही ये रिएक्शन अंडरगो करेंगे. सो द एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट्स, दिस एनर्जी, द एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट्स सो दैट दे अंडरगो रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ज्यादा रहेगा. एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल एड्सॉर्प्शन में भी रहता है बट काफी कम रहता है. सो ऑल एंड ऑल वी नीड हायर एक्टिवेशन एनर्जी and we will also have higher change in enthalpy for chemical adsorption than physical adsorption. These are mostly exothermic, but there are some rare cases where where chemical adsorption may be endothermic. So rarely chemical adsorption is endothermic, mostly it is exothermic, but physical adsorption, this is always exothermic in nature. इसका delta H हमेशा negative आएगा and that's a fact. So ये थोड़ा बहुत डिस्कशन था अबाउट केमिकल एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन. बढ़ो आगे. इस टॉपिक के ऊपर पास्ट पेपर्स में काफी बार न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, तो ध्यान से देखो क्या है. फ्रूनलिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. फ्रूनलिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. इट सेज x by m इज इक्वल्स टू kp पावर 1 अपॉन n. यहाँ n का वैल्यू 1 से बड़ा होना कंपलसरी है. इट कुड बी एनीथिंग बट इट इज अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1. इवन k नीड्स टू बी अ पॉजिटिव नंबर. x अपॉन m मींस मास ऑफ एड्सॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. x मतलब मास ऑफ एड्सॉर्बेट एंड m मतलब मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. सो व्हेन आई से x by m,
x by m overall is called mass of adsorbate per unit mass of adsorbent. K and n these are simply constants. ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स नहीं है. कैपिटल G जो है इसका वैल्यू इज 6.67 10 पावर -11 एंड द यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये तुमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है फिजिक्स में. ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट. इनका वैल्यू तुम थ्रू आउट द सिलेबस कहां पर भी देखो ये फिक्स्ड वैल्यूज रहेंगे. वैसे ये k और n जो है ये फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है. दे आर नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट्स. दीज आर कांस्टेंट्स दैट डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट. एक एडसॉर्बेंट पेयर के लिए k और n का वैल्यू कांस्टेंट होगा, बट दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे या दोनों को चेंज करोगे तो k और n के वैल्यूज भी चेंज होना शुरू कर देंगे. So basically k and n are constants. They depend on the adsorbent system that you are taking. And P finally is pressure of the gas. देखो सीधी बात है, अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो ज्यादा गैस डिफ्यूज होगा टुवर्ड्स द सॉलिड एडसॉर्बेंट. अगर ज्यादा गैस डिफ्यूज होगा टुवर्ड्स द सॉलिड एडसॉर्बेंट तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा रहेगा. मतलब प्रेशर अगर बढ़ाते जाओगे तो क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा. मतलब x by m मास ऑफ एड्सॉर्बेट बढ़ते जाएगा, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट तो उतना ही है. कहने का मतलब प्रेशर अगर बढ़ाते जाओगे तो x by m का वैल्यू भी बढ़ते ही जाएगा. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एड्सॉर्बेंट के ऊपर नंबर ऑफ स्पेसेस वेयर द एड्सॉर्बेट कैन कम आर लिमिटेड. तो एक बार सारे स्पेसेस ऑक्यूपाई होना चालू हो जाएंगे, एक बार सारे स्पेसेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे, इफ ऑल द स्पेसेस आर ऑक्यूपाइड, फिर एक्स्ट्रा गैस को एड्सॉर्ब करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. So after a certain level of adsorption, the quantity of adsorption does not increase further if you keep increasing the pressure as much as you want. So I am trying to say that at higher pressure, saturation will be achieved. ऐसा इसलिए क्योंकि एड्सॉर्बेंट के ऊपर लिमिटेड साइट्स थे जहां पर एड्सॉर्प्शन कर पाओगे. अगर ये साइट्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं तो अब चाहे कितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो और एड्सॉर्प्शन करवाना डिफिकल्ट रहेगा. तो जो x by m वर्सेस p का ग्राफ है, इट लुक्स लाइक दिस. इट इनिशियली इंक्रीजेस. प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, बट एट सम पॉइंट इट विल रीच सैचुरेशन एंड दैट इज सैचुरेशन एड्सॉर्प्शन. सैचुरेशन एड्सॉर्प्शन आया बिकॉज द नंबर ऑफ साइट्स ऑन द एड्सॉर्बेंट आर लिमिटेड. नाउ लेट अस से वी इंक्रीज द टेम्परेचर. ये मान लो मैंने परफॉर्म किया था एट 500 केल्विन. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हमने पढ़ा था वी नीड लोअर टेम्परेचर फॉर द एड्सॉर्प्शन टू गेट फेवर्ड. अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हीट बढ़ जाएगा. बाय लीच-इटालिया प्रिंसिपल, हीट अगर बढ़ा दोगे तो रिएक्टेंट बढ़ गया, रिएक्टेंट बढ़ गया तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, मतलब डिसॉर्प्शन फेवर होगा. एड्सॉर्प्शन कम होगा, डिसॉर्प्शन ज्यादा होगा. मतलब अगर 500 केल्विन से मैं 600 केल्विन चला जाऊं, एड्सॉर्प्शन कम रहेगा तो x by m का वैल्यू भी कम आएगा, which means the graph will look like this for a lower temperature. This would be your graph at 600 Kelvin. Once again, pressure बढ़ाओगे तो adsorption बढ़ेगा. At some point you will also reach saturation. But 600 Kelvin पर adsorption कम है compared to the adsorption at 500 Kelvin. Because temperature बढ़ाने से adsorption कम होता है. ये physical adsorption में हमने पढ़ा था. अगर ये वाला लाइन रहा, this will still be the graph of x by m versus p, but this graph has a higher adsorption than this graph. तो इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 500 केल्विन से कम रहेगा, मे बी 400 केल्विन. So that's how the graphs will look like for x by m versus p. x by m और p का इक्वेशन क्या रहेगा, वो ये रहेगा. This equation is the equation for Freundlich's adsorption isotherm. The equation is x by m equal to kp power 1 upon n, जहां n का वैल्यू 1 से बड़ा होना कंपलसरी है. इसी इक्वेशन के दोनों साइड्स पे log ले लेंगे. Now whenever I say log in physics or chemistry, it by default means log to the base 10. ये कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं. अगर नेचुरल लॉगरिथम बोला, नेचुरल लॉगरिथम मतलब log to the base e, but log to the base e को लिखा जाता है as ln. ln is natural logarithm means log to the base e. अगर बेस e रहता तो हम लिखते ln x by m followed by whatever is there on the right hand side. फिलहाल मैंने log लिया है, it is log to the base 10. So I said Freundlich's adsorption isotherm वाले इक्वेशन के दोनों साइड्स पर
log ले लेंगे to the base 10, तो ये हो जाएगा log x by m to the base 10 equal to log of a into b is log a plus log b. So log a means log k plus log b, मतलब log of t पावर 1 अपॉन n. बट ये भी एक प्रॉपर्टी है, अगर पावर में कुछ रहेगा तो उसे हम log के बाहर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. तो वो जो 1 by n था उसे हमने बाहर ले लिया एंड फाइनली इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे log लेके ये वाला इक्वेशन बनेगा. log of x by m is equals to log k plus 1 upon n into log p. वहां पे हमने जो प्लॉट किया था इट वाज x by m वर्सेस प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेट गैस. सेम चीज प्लॉट करेंगे बट लॉगरिथमिक टर्म्स में. log of x by m versus log p. p is pressure of the adsorbate gas. So log x by m versus log p का ग्राफ by this equation is a straight line because it is of the type y is equal to mx plus c. Straight line आएगा with a positive slope. The graph will look like this. Slope मतलब m का वैल्यू, ये y is equal to mx, तो m के जगह पे 1 अपॉन n आया. स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी 1 अपॉन n एंड इसका जो y इंटरसेप्ट है दैट इज द वैल्यू ऑफ c, mx प्लस c. तो c मतलब log k and the y intercept here will be log k. So that's how the graph will look like for Freundlich's isotherm. When you try to plot it with the logarithmic equation, it is a basic straight line graph. Slope आएगा 1 upon n and intercept आएगा log k. With this graph you are able to determine the constants k and n for a given pair of adsorbate and adsorbent. अगर यही सारी चीजें सॉल्यूशंस में कैरी आउट होती है, मैंने कहा ये सारे इक्वेशंस किस लिए थे, दे वर फॉर अ gaseous adsorbate on a solid adsorbent. बट अगर सॉल्यूशंस में रहेगा तो सॉल्यूशंस में जो भी सॉल्यूट है वो सॉल्यूट आके एड्सॉर्ब करेगा ऑन द एड्सॉर्बेंट. मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने चारकोल डाल दिया, तो चारकोल जो भी मान लो एक्वियस सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन में कोई तो सॉल्यूट है. अगर एक्वियस सॉल्यूशन में चारकोल डाल दोगे तो चारकोल उस सॉल्यूट को एड्सॉर्ब कर देगा एंड दैट एड्सॉर्प्शन इज आल्सो कवर्ड बाय फ्रूनलिक्स आइसोथर्म इक्वेशन. अगर सॉल्यूशंस में सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन में इक्वेशन बनेगा x अपॉन m इक्वल टू k c पावर 1 अपॉन n. जो p था उसके बदले c आएगा एंड c विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट. जो सॉल्यूट तुमने एड्सॉर्ब करवाया उसका कॉन्सेंट्रेशन c रहेगा. सो या c इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट एंड उस c टर्म को इक्वेशन में यहां पर यूज करेंगे एंड फाइनल इक्वेशन वही रहेगा x by m इक्वल टू k c पावर 1 अपॉन n. सो दिस वेरी इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर सॉल्यूशंस आल्सो. बढ़ो आगे. These are some reactions you need to remember as it is. KClO3 is called potassium chlorate. अगर पोटेशियम क्लोरेट का हीटिंग करोगे, पोटेशियम क्लोरेट is KClO3. KClO3 का हीटिंग करोगे in the presence of MnO2 as a catalyst. तो MnO2 KClO3 को डिकम्पोज करेगा to give simply KCl and it emits oxygen. ऑक्सीजन बनाने का एक मेथड ये वाला रिएक्शन रहेगा. इस रिएक्शन के लिए यू शुड नो दैट द कैटलिस्ट इज MnO2. सो यस, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 व्हेन हीटेड in the presence of MnO2 manganese dioxide as a catalyst, it gets converted to KCl and liberates oxygen. पढ़ो आगे. Nitrogen and hydrogen, both of them react to give ammonia. This is the reaction of a process called Haber's process. Haber's process is the process for manufacturing of ammonia and उसका main reaction यही रहता है, nitrogen and hydrogen react and nitrogen hydrogen का reaction ammonia form करेगा and this is the balanced reaction. The catalyst is iron and molybdenum is used as a promoter. Promoter मतलब एक ऐसा species that increases the catalyst activity. कोई चीज कैटलिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है तो इसे प्रमोटर कहेंगे एंड मॉलिब्डेनम इज द प्रमोटर इन हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रिएक्शन टू गिव अमोनिया. इसमें कैटलिस्ट इज आयरन. जैसे प्रमोटर कैटलिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है वैसे पॉइजन कैटलिस्ट एक्टिविटी को कम करेगा. फिलहाल कोई एग्जाम्पल मैंने लिया नहीं है इसका, बट जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट द टर्म्स आर.
something that increases catalyst activity is called a promoter, and something that decreases catalyst activity is called a catalyst poison. बढ़ो आगे. There are two types of catalysis, homogeneous and heterogeneous catalysis. Homogeneous catalysis means reactants and catalysts, both of them, they are in the same phase. Same phase means in the same state. दोनों aqueous solution में रहेंगे, दोनों liquids रहेंगे, gas रहेंगे, but they are all in the same state or the same phase. The phase will not change, and if everything is in the same phase, we call it homogeneous catalysis. इसके कुछ एग्जांपल्स है, इसको याद रख लेना. सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, they react with one another forming sulfur trioxide in the presence of nitrogen monoxide. You call it nitric oxide. Nitric oxide gas रहेगा. It is a gaseous catalyst and all the other reactants are also gaseous only. So because everything is in the gas phase, we call it homogeneous catalysis. So yes, the reaction between sulfur dioxide and oxygen to form sulfur trioxide is catalyzed by nitric oxide. बढ़ो आगे. Hydrolysis of an ester in acidic conditions. Acid में H2SO4 यूज किया तब भी चलेगा, HCl यूज करोगे तब भी चलेगा. Everything is in the aqueous state, means everything is in the liquid state. The hydrolysis happens. This part forms acetic acid and the other part forms methanol. It's actually this part that forms methanol and only this part that forms acetic acid. So yes, hydrolysis of methyl ethanoate forms acetic acid, which is ethanoic acid, and methanol. So yes, this is an example of homogeneous catalysis. One more example is hydrolysis of sucrose in presence of sulfuric acid to give glucose and fructose. Glucose and fructose combined together. इनका अगर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बीच में अगर एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दोगे तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर आएगा, एंड द अदर वे अराउंड सुक्रोज को अगर हाइड्रोलाइज कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एसिड लाइक H2SO4, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा. Once again, everything happens in an aqueous medium, so this hydrolysis also becomes an example of homogeneous catalysis. बढ़ो आगे. In heterogeneous catalysis, the reactants and catalysts are in different phases. This happens in cases of metal catalysts. तो metal catalyst को involving अगर कोई भी reaction होगा, in most cases it is heterogeneous catalysis only. इसके examples, once again sulfur dioxide and oxygen का reaction to form sulfur trioxide is catalyzed by vanadium pentoxide. ये तुम्हारा main reaction है of contact process. Contact process is the process used for the manufacturing of sulfuric acid H2SO4. ये सारे ही processes इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स. मतलब सल्फर H2SO4 इज अ कंपाउंड ऑफ सल्फर, तो इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स. एंड इस ये वीडियो तुम्हें मिल जाएगा इन द प्लेलिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स, एंड प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सिमिलरली N2+H2 giving 2NH3 in the presence of iron catalyst is also an example of heterogeneous catalysis, mainly because a metal catalyst is involved. and ये तुम्हारा हेबर प्रोसेस का रिएक्शन हो गया. हेबर प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था. इट इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया वेयर आयन इज अ कैटलिस्ट. एडिशनली हमने पढ़ा था मोलिब्डेनम इज अ प्रमोटर. ये जो पहला वाला रिएक्शन है, इट कैन ऑल्सो बी कैटलाइज्ड बाय प्लैटिनम. Now several elements can be used as catalysts. So it can be platinum also that can catalyze the same reaction. But typically contact process के बारे में बात करें तो contact process का catalyst is vanadium pentoxide only. इतना याद रखना. एंड बढ़ो आगे. 4NH3 plus 5O2 giving 4NO plus 6H2O. ये तुम्हारा रिएक्शन है ऑफ Oswald process. Oswald process is the process for manufacturing of HNO3. HNO3 मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस में एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होता है. उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इज दिस रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय अ प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड H2O. ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके आगे के कंपाउंड्स फॉर्म करेगा. बट ऑल इन ऑल ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा इन द ऑसवाल्ड प्रोसेस.
and Oswald process is the manufacturing process for nitric acid HNO3. So yes, this is also an example of heterogeneous catalysis. Catalyst याद रखना, platinum rhodium catalyst is helpful for oxidation of ammonia to give nitric oxide, and this is a step in this is one of the steps out of the many steps involved in Oswald's process, which is a process used for the manufacturing of nitric acid. बढ़ो आगे. Vegetable oils, they contain unsaturated carbon atoms. Basically, they contain double and triple bonds, mostly double bonds. इनका अगर हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो सारे के सारे अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स विल बिकम सैचुरेटेड कार्बन एटम्स एंड वी गेट फैट्स. मतलब ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करके फैट्स मिलते हैं. ऑयल्स में अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं एंड फैट्स में सारे कार्बन्स सैचुरेटेड रहेंगे. वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करके जो फैट मिलेगा उसे कहेंगे वेजिटेबल घी. एंड दिस रिएक्शन हैपेंस in the presence of nickel as a catalyst. Once again metal catalyst आ गया, it becomes an example of heterogeneous catalysis. ये examples याद रखना. In very few papers I recollect homogeneous and heterogeneous catalysis के ऊपर कुछ questions थे. homogeneous वाले पर मुझे याद नहीं है, but heterogeneous वाले पर थे, इतना मुझे याद है. So yes, remember the reactions उनके catalysts and mainly इतना समझ के रखो metal catalyst आ गया तो it is an example of heterogeneous catalysis. Additionally, remember these reactions also with the catalysts and बढ़ते आगे. काफी बार reactants अगर सेम भी रहेंगे तो कैटलिस्ट अगर चेंज कर दोगे तो फाइनल प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन मेड टू रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, इट फॉर्म्स मीथेन एंड वाटर. बट वही रिएक्टेंट्स इफ वी मेक इट रिएक्ट विथ कॉपर supported on zinc oxide and chromium trioxide, ये और नहीं है, it is copper supported on zinc oxide and chromium trioxide. zinc oxide chromium trioxide का एक ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक और whatever shape you call it, ZnOCr2O3 के ऊपर कॉपर को सपोर्ट किया जाएगा. This will be used as a catalyst. इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे मीथेनॉल. इन्हीं का रिएक्शन से तुम्हें मीथेन मिल रहा था निकल कैटलिस्ट यूज करके, बट कॉपर सपोर्टेड ऑन जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. इस कैटलिस्ट में इन दोनों के रिएक्शन से तुम्हें मीथेनॉल मिला. वहीं अगर सिर्फ कॉपर कैटलिस्ट लोगे तो इनके रिएक्शन से मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड. सो कहने का मतलब कैटलिस्ट में एक सिलेक्टिविटी भी होता है. सिलेक्टिविटी मतलब सेम रिएक्टेंस अगर ले लोगे तो अलग अलग कैटलिस्ट यूज करके तुम्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलना पॉसिबल होता है. ये तीन रिएक्शंस एज इट इज मेमोराइज करके रखना एंड बढ़ो आगे. शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट्स, जियोलाइट्स करके एक सेट ऑफ कंपाउंड्स रहता है. दीज आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स ओनली. दीज हैव हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स. हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में एक पोर का साइज रहता है, तो उस साइज के पार्टिकल्स जियोलाइट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड द स्ट्रक्चर इज सच that it can catalyze certain reactions of these products which are fitting inside the pores of the structures of in the pores of zeolites. And once again zeolites के honeycomb like structures रहते हैं, इनमें pores रहेंगे तो एक certain size के molecules इसमें आके accommodate हो सकते हैं. इन molecules का कोई भी reaction जो रहेगा वो zeolites catalyze कर सकते हैं. By chemical composition zeolites are aluminosilicates. A very typical example, ZSM5 करके एक जियोलाइट है. It has the ability of catalyzing a reaction which converts alcohols directly to gasoline. So ये भी फैक्ट है, याद रख लेना. ZSM5 is a zeolite. It acts as a catalyst for a reaction which directly converts alcohols to gasoline. बढ़ो आगे. There are certain examples of enzymes catalyzed reactions. इन रिएक्शंस को भी याद रखना. उससे पहले एंजाइम्स मतलब क्या? एंजाइम्स मतलब एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं. प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैटलाइज वेरी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शंस, दे आर कॉल्ड एंजाइम्स. सो केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स only, just that these proteins have to be synthesized by living organisms
and these enzymes are going to act as catalysts for very specific biological reactions. अगर एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा तो वो एंजाइम शायद ही दूसरे किसी रिएक्शन को कैटेलाइज कर पाएगा. डेफिनेटली ऐसा हो सकता है एक एंजाइम मल्टीपल रिएक्शंस को कैटेलाइज करे, बट इट इज वेरी रेयर. एक पर्टिकुलर रिएक्शन कैटेलाइज करवाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम ही रिक्वायर्ड होता है. And yeah, that's something about enzymes. For all those who do not know what are proteins, proteins are polymers of alpha amino acids. Alpha amino acid का structure ऐसा होता है, there is a carbon atom at the center, it is connected with COOH, it is connected with NH2. So एक carboxylic acid का group, immediate next carbon, this is the alpha carbon, उसके ऊपर NH2 का group, इसलिए कहा alpha amino acid. एक बॉन्ड फॉर्म होगा हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड फॉर्म होगा आर के साथ. नाउ आर इज अ वेरिएबल ग्रुप. आर का ग्रुप क्या रहेगा इसके ऊपर डिटरमाइन होगा कि कौन सा अल्फा अमीनो एसिड है. बट अल्फा अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर ये रहेगा, आर कैन बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. अलग अलग पॉसिबिलिटी से तुम्हें अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा. सो इन अल्फा अमीनो एसिड्स का अगर पॉलीमर बनाया, अल्फा अमीनो एसिड्स का पॉलीमर इज प्रोटीन्स. And enzymes are proteins which are synthesized by living organisms that acts as a catalyst for very specific biological reactions. तो ये थोड़ा enzymes और proteins का meaning. And पढ़ लो, तुम्हें कौन सा रिएक्शन कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करेगा ये मालूम होना चाहिए. दिस इज सुक्रोज ओनली. थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिलेंगे. इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए डाइल्यूट एसिड्स भी चलेंगे, बट देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेज. इन्वर्टेज कैटेलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. एज अ फैक्ट याद रखना, इन्वर्टेज इज द एंजाइम फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. फर्दर, zymes is the enzyme which catalyzes the decomposition of glucose to give ethanol एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब वाइन मेकिंग होता है, वाइन मेकिंग में मान लो ग्रेप्स का जूस निकाला, ग्रेप्स का जूस अगर कन्वर्ट करना रहेगा टू वाइन, तो ग्रेप्स के जूस में ग्लूकोज रहता है. इनफैक्ट ग्रेप्स के जूस में फ्रुक्टोज रहता है. द सेम रिएक्शन कैन हैपन फॉर ग्लूकोज एज वेल एज फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज को भी कोई ना कोई एंजाइम आके डिकम्पोज करेगा, एंड दैट डिकम्पोजिशन, फ्रुक्टोज का भी डिकम्पोजिशन होगा टू इथेनॉल. This is the thing that is present as the alcoholic content and carbon dioxide. तो wine bottles में काफी बार carbon dioxide उसी में छोड़ देते हैं. So when you open a wine bottle, the fizzle that comes out is of the carbon dioxide that got formed during the decomposition process. So yeah, that was a fact. And इस reaction को as it is पढ़ लेते हैं. Glucose का decomposition हो पाएगा by an enzyme called zymes. The decomposition will give ethanol एंड कार्बन डाइऑक्साइड. पढ़ो आगे. सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस इज कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड डायस्टेज. डायस्टेज सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कैटेलाइज करेगा एंड यू विल गेट मैल्टोज. अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है देन यू शुड नो मैल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, एंड मैल्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा. सो यस, डायस्टेज catalyzes the hydrolysis of sucrose to form a disaccharide which is maltose. Maltose मैंने कहा C12H22O11. Maltose is a disaccharide formed by joining 2 molecules of glucose. तो maltose का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे इससे हमें ग्लूकोज के 2 molecules मिलते हैं. This reaction is catalyzed by an enzyme called maltase. Maltase catalyzes the hydrolysis of maltose to form 2 moles of glucose. बढ़ो आगे. यूरिया का हाइड्रोलिसिस इन द नेचर is catalyzed by an enzyme called urease, and the catalysis, the hydrolysis, not catalysis, the hydrolysis of urea forms ammonia and carbon dioxide. तो नेचर में जो भी यूरिया रहेगा एनिमल एक्सक्रीटा में, ये डिकम्पोज हो जाएगा टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड because of the hydrolysis that happens with the help of an enzyme called urease. So once again, urease is an enzyme that catalyzes the hydrolysis of urea to form ammonia and carbon dioxide.
बढ़ो आगे। वन मोर एग्जाम्पल, स्टमक में रादर पैनक्रियाज में देर इज एन एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन, इसलिए कहा पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन। Pancreatic trypsin can break down proteins to alpha amino acids. Once again, proteins were polymers of alpha amino acids. अल्फा अमीनो एसिड्स के सेवरल यूनिट्स अगर एक के बाद एक कनेक्ट हो जाते हैं तो प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन को अगर ब्रेक डाउन करना रहेगा अल्फा अमीनो एसिड्स में, तो पैनक्रियाज में एक एंजाइम सिक्रीट होता है, या पैनक्रियाज में एक एंजाइम बनता है कॉल्ड ट्रिप्सिन। सिक्रीट होना या सिंथेसाइज होना मतलब बनना। सो पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन is an enzyme that catalyzes the breaking of proteins to alpha amino acids. Further, stomach में there is an enzyme called pepsin. Stomach में pepsin करके एक enzyme रहता है. It will break down proteins to peptides. Proteins to peptides मतलब ये जो proteins रहेंगे, they will be long chain polymers of alpha amino acids. अगर इन्हें छोटे छोटे चेन्स में ब्रेक करना रहेगा टू डाइमर्स और ट्राइमर्स और टेट्रामर्स, मान लो 100 या 200 मॉलिक्यूल्स का एक प्रोटीन का चेन है, इसे अगर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा 3-4 मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स में, तो ये ब्रेकिंग इसको कहते हैं प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स का ब्रेकिंग, एंड दैट ब्रेकिंग is catalyzed by an enzyme called pepsin which is synthesized in the stomach. So yeah, these are two more examples, and ये सारे enzyme catalyzed reactions याद रखना, कौन सा एंजाइम किस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है इसे मेमोराइज करके रखना। बढ़ो आगे। नाउ व्हेनेवर यू फॉर्म सॉल्यूशंस, पार्टिकल साइज के ऊपर एक डेफिनेशन रहता है कि जो भी तुमने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन मतलब बेसिकली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर ये पानी रहेगा तो ये एक्सेस में रहेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये तुम्हारा सॉल्वेंट रहेगा। अगर कुछ भी सॉलिड मटेरियल रह के तुमने इसमें डिसॉल्व कर दिया तो ये जो सॉलिड मटेरियल डिसॉल्व किया दिस विल बी सॉल्यूट। डेफिनेटली सॉल्यूट का क्वांटिटी कम रहेगा, सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा। सॉल्यूट एक बार पानी में गया और डिसॉल्व हो गया तो जो डिसॉल्व्ड पार्ट है उसके पार्टिकल्स का एक साइज रहेगा, एंड बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस व्हिच वी कैन गिव। अगर पार्टिकल साइज 1 माइक्रोमीटर से बड़ा है देन वी कॉल इट अ सस्पेंशन। बेसिकली द सॉलिड इज नॉट डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट। An example of this would be sand in water. Sand को पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व होने वाला नहीं है। The particle size will be greater than 1 micrometer and then the solution that you are forming will be called a suspension. अगर fully dissolve हो गया तो particle size will be less than 1 nanometer and particle size 1 nanometer से कम रहेगा तो इसे कहेंगे true solution. अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा रहा और 1 माइक्रोमीटर से छोटा रहा देन दिस इज समथिंग दैट वी कॉल कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुमने सॉल्यूट लिया और पार्टिकल साइज 1 माइक्रोमीटर से छोटा 1 नैनोमीटर से बड़ा हो गया तो बेसिकली सॉल्यूट को तुमने बहुत ज्यादा सेपरेट आउट कर दिया। अगर बहुत ज्यादा सेपरेट आउट हो चुका है तो सरफेस एरिया काफी ज्यादा रहेगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज भी काफी ज्यादा रहेंगे, एंड एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज अगर ज्यादा है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो एड्सॉर्प्शन के प्रॉपर्टीज दिखेंगे वो ज्यादा दिखेंगे, एंड दैट्स द वेरी रीजन वी आर स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन द करंट चैप्टर। सो ऑल एंड ऑल कोलॉइडल सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट तुमने लिया था वो काफी ज्यादा ब्रेकडाउन हो चुका रहेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा इसलिए एड्सॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। Just for all those who do not know what is micro and nanometer, micro is 10 to the power minus 6. So 1 micrometer is 10 to the power minus 6 meter and 1 nanometer is 10 to the power minus 9 meter. So yes, types of solution का definition क्या है, ये इनके particle size पर डिपेंड करेगा, एंड पार्टिकल साइज के हिसाब से जो definitions मैंने बोला इन definitions को याद रखना। बढ़ो आगे। जब भी हम colloidal solution बनाते हैं तो सॉल्वेंट को कहा जाएगा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स तुमने बनाए, जो सॉल्यूट तुम्हारा सेपरेट आउट होके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन चुका था, those particles are called colloids. The solution is a colloidal solution and the individual particles are called colloids. तो solute
मतलब colloid particles is called the dispersed phase, and the liquid in which you are making all of this thing, the solvent, is called the dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium का physical state क्या रहेगा, इसके ऊपर इनके कोलॉइडल सोल्यूशन का एक सर्टेन नाम रहता है और हर कोलॉइडल सोल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. You have to remember the names of the type of colloidal solution and their examples. इसके ऊपर past papers में कभी कभी questions पूछे गए हैं. So let's begin to read. Dispersed phase. Dispersed phase मतलब solute. Dispersion medium मतलब solvent. So this you can read it as solid solute in solid solvent. Solid solute in solid solvent. The type of colloid is called solid sol. इसका एग्जाम्पल रहेगा some colored glasses and gemstones. So इन्होंने अगर पूछ लिया colored glasses या gemstones किस टाइप के एग्जाम्पल्स है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सल्यूट इन सॉलिड सॉल्वेंट. और ये एग्जाम्पल इमीडिएटली क्लिक नहीं होगा अगर पढ़ाई नहीं किया रहेगा तो. सो मेक श्योर दैट यू रीड इट प्रॉपर्ली एंड रिमेंबर ऑल ऑफ देम, बिकॉज आपके एग्जाम पेपर्स में अगर यहां से कोई क्वेश्चन आ गया, it will be considered as a very scoring question. It's fully memory based. All you have to do is just read it once. मतलब रिवीजन वगैरह लगेगा बट इतना टफ नहीं है, ये सब कुछ याद रखना. बढ़ो आगे. सॉलिड सल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट. सॉलिड सल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट is called a sol, and the examples are paints and cell fluids. Paints and cell fluids are examples of solid solute in liquid solvent. The solution is called a sol. पढ़ो आगे. Aerosol. Aerosol मतलब solid solute in gaseous solvent. Classical examples smoke and dust. Dust particles अगर हवा में dispersed है, it becomes an example of solid solute in gaseous solvent, and a name for it is aerosol. Aerosol is for solid in gas also. You can use the same word for liquid in gas also. Solid in gas, liquid in gas दोनों को aerosol ही कहते हैं. अब liquid in gas बोल दिया तो इसके examples भी देख लो. Fog, mist, cloud, insecticide sprays are all examples of liquid in gas. बच्चों को काफी बार confusion रहता है smoke, dust and fog में. So fog and smoke dust individually ही याद रखना है तुम्हें. Smoke and dust. Smoke dust मतलब smoke and dust are examples of solid solute in gaseous solvent, liquid solute in gaseous solvent. Both are called aerosols only. इसके examples में आ गया fog, mist, clouds. Clouds are examples of liquid in gas, and insecticide sprays. So yeah, keep that in mind. बढ़ते आगे, ये सब erase कर लेंगे. पढ़ो. Liquid in solid. Liquid in solid is called a gel. Gel के examples are cheese, butter and jellies. ये भी पूछा गया है. When it is asked in exams, it looks confusing. But like I said, एक बार पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ के रखना. ये अगर एग्जाम में आ गया एंड आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो मार्क्स बहुत इजीली मिल जाते हैं. So yeah, cheese, butter and jellies become examples of liquid solute in solid solvent. पढ़ो आगे. Liquid in liquid is called an emulsion. Milk is an example of emulsion. Hair cream is also an example of emulsion. पढ़ो आगे. Gas in solid is called a solid sol. Pumice stone and foam rubber are examples of gas in solid, that is a solid sol. Gas in liquid is called foam. Froth, whipped cream and soap lather are examples of gas in liquid system. काउंट करोगे तो ये सिर्फ 8 मिक्सचर्स बने. The 9th mixture you would expect. gas in gas का क्यों बोला नहीं है? ये type of colloidal solutions है. Gases, no matter what gases you take in whatever proportions you take, are completely miscible with one another. अगर fully miscible है दो gases आपस में एक दूसरे के साथ, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रू सोल्यूशन का एंड नॉट अ कोलॉइडल सोल्यूशन. जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, दीज आर टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशंस. बिकॉज गैसेस आर फुल्ली मिसिबल विद वन अनदर इन ऑल प्रोपोर्शंस,
इसलिए गैस इन गैस टाइप का कोई कोलॉइडल सोल्यूशन बनता ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट मेंशन्ड. So these are 8 types of colloidal solutions. They are names and they are examples. Once again अच्छे से मेमोराइज करके रखना. पास्ट पेपर्स में इस वाले टेबल से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द एग्जांपल्स. इफ एट ऑल दे आस्क यू, उन्होंने पूछ लिया डस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, यू शुड नो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस. दे आर आस्किंग यू बटर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, you should know it is an example of liquid and solid. So yes, memorize the table properly, it is important. बढ़ो आगे. Salts are of two types. Now when I say salts देखो यहां पर हमने डिस्कस किया. Salts मतलब solid solute in liquid solvent. तो solid solute in liquid solvent टाइप के colloids में दो टाइप के colloids बनेंगे, lyophilic salts and lyophobic salts. अगर solute particles solvent particles के साथ attract होते हैं, if there are attractive forces between the solute and solvent particles, they are willing to mix with one another, then that is called a lyophilic sol. Lyophilic sol मतलब solvent attracting. There are attractive forces between the solute and solvent. ये salts reversible होते हैं. Reversible मतलब मान लो हमने कोई physical process से solute and solvent को अलग अलग कर दिया. अलग करने के बाद अगर इनको हम मिक्स करेंगे, मान लो हमने सॉल्वेंट लिया, उसमें सॉल्यूट डाल दिया, स्टरर से इसको स्टर किया, तो ऐसा बेसिक मिक्सिंग करके भी हम हमारा सोल्यूशन वापस बना सकेंगे, बिकॉज द सोल्यूशन कैन बी रीमेड आफ्टर सेपरेटिंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑल्सो. दीज आर कॉल्ड रिवर्सिबल सॉल्ट्स. इनका फॉर्मेशन काफी फेवरेबल है बिकॉज देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. दे रेडिली वांट टू गेट मिक्स्ड विद वन अनदर. सो या, lyophilic salts means attractive forces between the solute and solvent. These are reversible salts. इन्हें अगर सेपरेट कर दिया तो इन्हें दोबारा मिक्स करके अगर स्टर कर लेंगे तो सॉल्ट जो ओरिजिनली था वो वापस बन जाएगा. These are stable salts. इन्हें कोएगुलेट करना इजी नहीं रहता. कोएगुलेट करना मतलब सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स को एग्रीगेट करके प्रेसिपिटेट करवा देना, इसे कहते हैं कोएगुलेशन. सो easily coagulate नहीं हो सकते हैं lyophilic salts because they are quite stable and there are sufficient attractive forces between the solute and solvent. Second is lyophobic salts, that is solvent repelling. अगर solute और solvent के बीच में repulsive forces रहेंगे, अगर solute solvent में mix होना नहीं चाहता, by some force, by some process हमने solute को solvent में dissolve कर दिया, तो सॉल बन जाएगा, बट ये सॉल लायोफोबिक सॉल रहेगा, ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा बिकॉज देयर आर रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये इरिवर्सिबल सॉल्ट्स होते हैं बिकॉज इनमें अगर हमने सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स को एग्रीगेट करवा के प्रेसिपिटेट करवा दिया, मतलब अगर सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स को कोएगुलेट करवा दिया, तो कोएगुलेट करवाने के बाद मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट को सेपरेट करने के बाद फिजिकली इनको मिक्स करके सॉल्व बनाना वापस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू कैनॉट रीमेक द सॉल्व आफ्टर सेपरेटिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. दीज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल सॉल्ट्स. बिकॉज ये अनस्टेबल थे, इनका प्रेसिपिटेशन इजी रहता है. प्रेसिपिटेशन मतलब कोएगुलेशन, एंड कोएगुलेशन हम करवाते कैसे हैं, कभी भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन में अगर छोटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे इन अ कोलॉइडल सोल्यूशन, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोएगुलेशन अटेन कर सकते हैं. सो इरिवर्सिबल या लायोफोबिक सॉल्ट्स में you can add a small amount of electrolyte and that will help to easily precipitate the colloidal particles, and yeah, once precipitated you cannot physically mix them to form the sol once again. That's a property about lyophobic salts. You can also bring about the coagulation simply by shaking or heating, and this is your entire discussion about lyophilic and lyophobic salts. The next classification of colloids is based on the type of colloidal particles. पहला टाइप मल्टीमोलिक्यूलर कोलॉइड्स. इसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल्स रहेंगे they are aggregates of a large number of either atoms or molecules. Collectively I have called them particles. For example, अगर गोल्ड सॉल देखेंगे तो गोल्ड सॉल में जो भी एग्रीगेट्स रहते हैं, these aggregates are formed by several number of gold atoms coming together. So बहुत सारे गोल्ड एटम्स आके जब एग्रीगेट फॉर्म करेंगे,
if these aggregates act like colloidal particles, then this becomes an example of multimolecular colloid. Basically, colloidal particles are aggregates of large number of particles. The particles could be individual atoms or molecules. The second is multimolecular colloids. मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स में कोलॉइडल पार्टिकल एक सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल रहेगा. अगर पॉलीमर्स देखा जाए या बायोमोलिक्यूल्स में काफी सारे ऐसे स्पीशीज होते हैं which are a very which by themselves are very long molecules. ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खुद अगर इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे, द इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स themselves they will behave like colloidal particles. अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, अगर ये लॉन्ग चेन पॉलीमर्स है या कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल है, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल एक कोलॉइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो इस टाइप के सोल्यूशन को मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कहेंगे. एग्जांपल्स आर स्टार्च एंड सेल्यूलोज. स्टार्च एंड सेल्यूलोज बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज ओनली. तो अगर एक पॉलीमर चेन सेपरेट हो गया एंड दैट पॉलीमर चेन एग्जिस्ट्स बाय इटसेल्फ इन द सोल्यूशन, a single polymer chain will be large enough in size so that single polymer chain will act like a colloidal particle. And when a single molecule मतलब पॉलीमर का एक चेन एक सिंगल मॉलिक्यूल ही बन गया, तो एक सिंगल पॉलीमर चेन, एक सिंगल पॉलीमर स्ट्रैंड जब कोलॉइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, उस टाइप के कोलॉइड को कहेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड. द नेक्स्ट टाइप इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स, समथिंग कॉल्ड मीसेल्स. अगर सोप सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, सोप, साबुन, सोप सॉल्यूशंस, सोप का जो पार्टिकल रहता है, द सोप पार्टिकल्स, इफ दे आर प्रेजेंट इन लो कॉन्सेंट्रेशन, दे एक्ट एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. सोप पार्टिकल्स आर एन एग्जाम्पल, बट सिमिलर स्पीशीज which behave as normal strong electrolytes only at low concentration, but at a higher concentration यही स्पीसीज एग्रीगेट फॉर्मेशन चालू कर देंगे. सो एग्रीगेट्स विल बी कोलॉइडल इन नेचर. सो एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एग्रीगेट फॉर्मेशन विल हैपन. सो कोलॉइडल बिहेवियर एग्जिबिट किया जाएगा बाय द सोल्यूशन which is due to the formation of aggregates, and the aggregates are called micelles. ये aggregates में approximately 100 particles रहेंगे. So that's something about micelles. Low concentration होगा तो ये स्पीशीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह ही बिहेव करेंगे, बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन यू विल ऑब्जर्व अ कोलॉइडल बिहेवियर इन दीज सॉल्यूशंस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, एंड द एग्रीगेट्स आर व्हाट यू कॉल मीसेल्स. ये बिहेवियर टिपिकल रहेगा ऑफ सोप सॉल्यूशंस, वेयर सोप इज द वन हु इज फॉर्मिंग इट्स मीसेल्स. Aggregates are approximately formed by 100 particles. Micelle formation जो रहेगा, it happens only when the temperature is greater than a certain temperature called Kraft temperature. अगर टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से कम है तो लोअर टेम्परेचर्स पे मीसेल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. मीसेल फॉर्मेशन कैन हैपन ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द क्राफ्ट टेम्परेचर. ये टर्म याद रखना, ये कंडीशन याद रखना. एंड ऑल्सो मैंने कहा लो कॉन्सेंट्रेशन पर तो तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव कर रहे थे. It is only at slightly higher concentration that micelle formation had begun. So for micelle formation to happen, the concentration must be greater than a certain value called CMC. CMC is critical micelle concentration. अगर concentration critical micelle concentration CMC से ज्यादा रहेगा तो ही तुम्हारा micelle formation possible रहेगा. So micelle formation happens only under two conditions. One, temperature must be greater than the Kraft temperature, and two, the concentration must be greater than the critical micelle concentration CMC. Examples of substances that form micelles are soaps and synthetic detergents. The next discussion is about cleansing action of soap. Soap का cleaning action कैसे होता है ये समझना है. So a very common soap is sodium stearate. Sodium stearate में stearic acid जो रहता है, it is C17 H35COOH. This is a carboxylic acid, and यहाँ पर 17 कार्बन एटम्स का एक लंबा चेन रहेगा. So it is a fatty acid. It is a bulky acid. ये काफी लंबा चेन हो गया. So it is a fatty acid. And इस fatty acid का अगर सोडियम सॉल्ट बनाते हो, इसे कहेंगे सोडियम स्टीयरेट. तो सोडियम सॉल्ट मतलब COO- Na+.
Sodium stearate is a chemical which can act as soap. It is a very common example of soap. इस सोप में ये लंबा सा जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इट इज अ नॉन पोलर पार्ट, इट इज अ वाटर रिपेलिंग पार्ट, इट इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट. ये पार्ट पानी में सोल्यूबल नहीं रहेगा, इट विल बी वाटर इनसोल्यूबल, whereas this part has charges developed on itself. अगर चार्ज डेवलपमेंट रहेगा तो ये पोलर पार्ट हो गया, एंड पोलर पार्ट मतलब ये पानी में सोल्यूबल रहेगा, इट इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट. So in every soap or in detergents also, in any cleaning agents, there is a hydrophobic part and there is a hydrophilic part. Hydrophobic is the water insoluble part and hydrophilic is the water soluble part. मान लो यहाँ पर, now this diagram I have taken it from the NCERT only, so you can read the description. The part A depicts grease on cloth. अगर ये क्लॉथ के सरफेस पे थोड़ा ग्रीस चिपका हुआ है और ये ग्रीस हमें निकालना है, इसके ऊपर हम सोप डालेंगे, सोप वाटर डालेंगे. सोप वाटर में सोप रहेगा, सोप आएगा ग्रीस के ऊपर, ग्रीस मतलब ऑयल, और ऑयल में सोल्यूबल रहेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट. तो ये जो लंबा वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट है, नाउ दिस वन मॉलिक्यूल इज हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम स्टीयरेट. द माइनस is showing the polar part, the water soluble part, and this part is representing the non-polar part, the hydrophobic part, the one which is insoluble in water but soluble in grease and oils. तो ऑयल जो कपड़े पे चिपका हुआ था, इसे निकालना था, सोप वाटर डाला इसके ऊपर, सोप वाटर से सोप आया, सोप का नॉन पोलर पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ग्रीस में सोल्यूबल रहेगा, वो ग्रीस में डिसॉल्व हो चुका है, बट द पोलर पार्ट विल स्टे आउटसाइड. ये जो पोलर पार्ट बाहर रहेगा, द पोलर पार्ट इज ऑलरेडी सोल्यूबल इन वाटर विच इज ऑलरेडी देयर ओवर हियर. ये वाटर का स्ट्रीम वैसे भी चालू था, एंड स्ट्रीम चालू नहीं रहेगा तो भी जो क्लॉथ रहेगा उसे तुमने वाटर में डिप किया रहेगा. सो आसपास में वाटर है, वाटर में सोल्यूबल रहेगा सोप का पोलर पार्ट, दैट इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, एंड द नॉन पोलर पार्ट हैज ऑलरेडी डिसॉल्व्ड इन ग्रीस. तो ग्रीस को अब जब वाटर फ्लो करेगा, व्हेन वाटर फ्लोज द पोलर पार्ट विल गो अवे विथ वाटर, बट पोलर पार्ट जब वाटर के साथ जाएगा तो ग्रीस में ये जो नॉन पोलर पार्ट डिसॉल्व था वो ग्रीस को लेके बाहर चला जाएगा. तो क्लॉथ यहीं पे रहेगा, बट सोप इज टेकिंग अवे द ग्रीस विथ इट, बिकॉज नॉन पोलर पार्ट ग्रीस में डिसॉल्व हो गया और पोलर पार्ट पानी में डिसॉल्व हो गया. अगर ग्रीस का एक प्रॉपर स्फीयर बना दोगे तो प्रॉपर स्फीयर ऐसा रहेगा, ग्रीस के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तुम्हारा नॉन पोलर पार्ट ऑफ द सोप विच इज दिस द हाइड्रोफोबिक पार्ट, एंड बाहर की तरफ रहेगा तुम्हारा पोलर पार्ट, दैट इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट. बाहर के पार्ट में वाटर होगा, वाटर इज गोइंग टू डिसॉल्व दिस हाइड्रोफिलिक पार्ट, एंड जैसे जैसे वाटर फ्लो करेगा वो हाइड्रोफिलिक पार्ट को अपने साथ लेकर जाएगा. द हाइड्रोफिलिक पार्ट विल टेक अवे द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑल्सो विथ इट, बट हाइड्रोफोबिक पार्ट ग्रीस में डिसॉल्व था तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ साथ ग्रीस भी फ्लो अवे कर जाएगा इन द वाटर, एंड दैट इज हाउ क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप कैन बी एक्सप्लेन्ड. एक्सप्लेनेशन याद रखना, एंड बढ़ते हैं विद द फर्दर कॉन्सेप्ट्स. बढ़ते आगे. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ टेक्निक यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स. इसमें एक टेक्निक है, इसका नाम है ब्रेडिग्स आर्क मेथड. दिस इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्ट ऑफ अ मेटल इन एनी रिक्वायर्ड सॉल्वेंट. जिस किसी भी मेटल का सॉल्ट बनाना है उस मेटल को हम वेपराइज करेंगे with the help of an electric arc between electrodes. ये डायग्राम दिया गया है, I have taken it from NCERT only. So these are the electrodes. इनके बीच में मेटल रखा जाएगा, मेटल को वेपराइज किया जाएगा with the help of an electric arc which you pass through the electrodes. And जो वेपराइज मेटल है वो अब सोल्यूशन में जाके कंडेंस होगा, and when the metal condenses, when the vaporized metal begins to condense, the condensation will be in the form of aggregates whose particle size is in the colloidal range. सो तुम मेटल का एक कोलॉइडल सोल्यूशन बना पाओगे बाय द टेक्निक कॉल्ड ब्रेडिग्स आर्क मेथड. बढ़ो आगे. अल्ट्राफिल्ट्रेशन. दिस इज अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सोल्यूशन. फिल्ट्रेशन ही होता है. अल्ट्राफिल्ट्रेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज नॉर्मल फिल्टर पेपर लोगे तो इसके पोर का साइज काफी बड़ा रहेगा. जस्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, कोलॉइडल पार्टिकल्स में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स थे, कोलॉइडल सॉल्यूशंस में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स थे, इनका साइज रेंज करता था फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर.
नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर एंड माइक्रोमीटर इज 10 पावर -6 मीटर। इस रेंज में कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज वेरी करेगा। सो फिल्टर पेपर के पोर्स काफी बड़े होते हैं, वो इतने पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर सकते। सो हमें फिल्टर पेपर के जो पोर्स है इसका साइज कम करना पड़ेगा, एंड देन वॉट एवर फिल्टरेशन वी कैरी आउट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पोर्स का साइज कम करने के लिए वी सोक द फिल्टर पेपर in a solution of collodion। अब collodion क्या है? So collodion is a 4% solution of nitrocellulose in ether alcohol mixture। ईथर अल्कोहल मिक्सचर में नाइट्रोसेल्यूलोज का एक 4% सोल्यूशन अगर बनाते हैं तो इसे कहते हैं कोलॉडियन सोल्यूशन। एंड इस सोल्यूशन में फिल्टर पेपर को सोक करके रखना रहता है। फिल्टर पेपर को सोक सफिशिएंट टाइम के लिए एक बार कर लिया, उसके बाद उस फिल्टर पेपर को निकालना है एंड यू हैव टू ट्रीट इट विद फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो जो भी कोलॉडियन फिट हो गया है फिल्टर पेपर में वो थोड़ा हार्डन हो जाएगा। सो वी हार्डन दैट कोलॉडियन विद फॉर्मल्डिहाइड, and finally we dry the entire system, and that makes the ultra filter paper। so ultra filter paper पे अगर कोलॉइडल सोल्यूशन डालोगे तो जो भी सॉल्वेंट रहेगा वो फिल्टर आउट वो फिल्ट्रेट बन के नीचे आ जाएगा, एंड द कोलॉइडल पार्टिकल्स विल गेट फिल्टर्ड आउट। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काफी स्लो प्रोसेस रहता है। So on the other side you will need suction, or on the side of solution you will have to apply pressure। तो प्रेशर या सक्शन का रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर कैरिंग आउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिकॉज इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये कुछ स्पेसिफिक्स मैंने बताए हैं यहाँ पर फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। कोलॉडियन क्या होता है और जो फिल्टर पेपर है उसके जो बड़े पोर्स थे उसको हमने छोटा कैसे किया टू मेक द अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो ये प्रोसेस याद रखना एंड बस बढ़ते आगे। there is something called Tyndall effect। Tyndall effect is mainly shown by colloidal solutions। So colloidal solutions में जो colloidal particles रहेंगे they will scatter light in all possible directions। You might have at times seen clouds में से sunlight का path visible रहता है। Sunlight when it comes from the clouds, the path of sunlight becomes visible। Clouds are an example of colloidal solution। ये जो clouds थे इन्होंने sunlight को थोड़े थोड़े जगह से block कर दिया, and because of that whatever other light was available that passed through, and the path of light ultimately became visible। So when the path of light becomes visible when light passes through a colloidal solution, this effect is what we call Tyndall effect। Tyndall effect तभी देखा जाएगा, this is the exact paragraph I have taken from NCERT only। Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied। ये दो conditions का compulsory satisfy होना जरूरी है for the Tyndall effect to be seen। One is the diameter of the dispersed particles is not much smaller than the wavelength of light used। जो पार्टिकल साइज है वो कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में ही होना चाहिए 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा या बहुत बड़ा है तो टिंडाल इफेक्ट नहीं दिखेगा बिकॉज देन द पार्टिकल्स आर नॉट इन द कोलॉइडल रेंज। Also the second condition, the refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude। जो तुम्हारा dispersed phase है मतलब जो तुम्हारे colloids है इन्हें लाइट को completely ब्लॉक करना है। अगर ये कोलॉइडल पार्टिकल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसपास जो सराउंडिंग्स है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मैच करेगा तो लाइट पास होते टाइम बस रिफ्रैक्ट हो जाएगा या एज इट इज ट्रांसमिट हो जाएगा। रिफ्रैक्ट या ट्रांसमिट हो गया तो फिर पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं रहेगा, बिकॉज पाथ ऑफ लाइट विजिबल होने के लिए लाइट का ब्लॉक होना जरूरी है। एंड ये ब्लॉक तब होगा जब कोलॉइडल पार्टिकल्स मतलब डिस्पर्स्ड फेज परफेक्टली लाइट को ब्लॉक करेंगे या उसे स्कैटर करेंगे बट नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट, रिफ्रैक्ट द लाइट शुड नॉट गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द कोलॉइडल पार्टिकल्स। So इसलिए refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium they have to differ greatly in magnitude। so अगर ये दो conditions meet होगे तो ही तुम्हें Tyndall effect दिखेगा। and yeah that's something about Tyndall effect। Tyndall effect के बारे में थोड़ा और discussion। it can be used to distinguish colloidal and true solutions। true solution से light pass करोगे तो as it is बाहर आएगा, but colloidal solution से pass करोगे तो थोड़ा light block होगा, and whatever light comes out you will be able to see the path of light when light passes through a colloidal solution। so जो colloidal solution और true solutions होते हैं इनको हम distinguish कर सकते हैं
with the help of Tyndall effect. A device called ultra microscope, ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस को इल्यूमिनेट करेगा विद अ लाइट बीम. लाइट बीम जब कोलॉइडल सॉल्यूशन को इल्यूमिनेट करेगा और इसे हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर गोइंग टू अपीयर एज ब्राइट स्पॉट्स. सो इन अ सर्टेन फ्रेम अगर हमें सर्टेन नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स दिखे, वी कैन काउंट ब्राइट स्पॉट्स कितने हैं, तो इससे हमें नंबर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स का आइडिया आ जाएगा. वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स with the help of ultra microscope, but they are going to only appear as bright spots. So इनके size या shape के बारे में, the shape and size of these colloidal particles, that is not something we can determine by ultra microscope. So ये थोड़ा ultra microscope का पूरा discussion है यहाँ तक. ultra microscope के नीचे अगर एक colloidal solution को रख के उसे हमने illuminate किया with a beam of light, the colloidal particles will appear as bright spots. Number of bright spots can be counted. So this technique will help you to count how many number of colloidal particles are there in the solution, but you cannot determine the size and shape of the colloidal particles with the help of ultra microscope. बढ़ो आगे. The color of colloidal solution will depend on the size of particles. As an example, अगर गोल्ड सॉल के बारे में बात करें तो पार्टिकल साइज मान लो स्टार्टिंग में काफी छोटा है. पार्टिकल साइज जब काफी छोटा रहेगा तो गोल्ड सॉल का कलर पर्पल रहेगा. पार्टिकल साइज बढ़ेगा, द कलर विल चेंज फ्रॉम पर्पल टू ब्लू एंड फाइनली फ्रॉम ब्लू टू गोल्ड. सो ऑल इन ऑल द कंक्लूजन इज कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द पार्टिकल साइज. स्पेसिफिकली फॉर द गोल्ड सॉल, व्हेन पार्टिकल साइज इज वेरी लेस, द कलर इज पर्पल. जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ा वैसे पर्पल का कलर ब्लू हो गया एंड ब्लू का कलर गोल्ड हो गया. It also matters in what direction you are looking. For example, milk जो है, it is an emulsion of oil in water. Once again, for all those who have forgotten, emulsion is a colloidal solution of liquid in liquid. तो oil in water का जो colloidal solution बनता है, that colloidal solution is called emulsion. And milk becomes an example of oil in water. अगर milk में से light pass करवाते हैं, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट से देखेंगे, so when you view milk by reflected light it will appear blue, and when you view milk by transmitted light it will appear red. so तुमने कौन से डायरेक्शन में, मतलब कौन सा वाला लाइट देखा, इससे भी डिटरमाइन होगा कि कलर क्या रहेगा. इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम वेर यू आर व्यूइंग द सोल्यूशन. so milk, like I said, is an emulsion of oil and water. Milk will appear blue when you view it by reflected light, and milk will appear red when you view it by transmitted light. बढ़ो आगे. Whenever they use this term Brownian movement, एक solution रहेगा उसमें colloidal particles frozen नहीं रहते. They are not stationary at their positions. They are continuously moving in random directions, and between two collisions they will move in a straight line. So if this is a solution, this is one colloidal particle, this is another colloidal particle, they will keep moving in random directions, and between two movements or between two collisions they will move in a straight line. So this particle goes here, let's say it collides with another particle, then it moves here, it collides with the wall of the container, then it goes here. This random movement and linear motion between two collisions, that motion is called Brownian motion. So Brownian movement or Brownian motion means the random motion of particles. Particles means the colloidal particles. So the random motion of colloidal particles in a solution is what you call Brownian movement. बढ़ो आगे. Charge on colloidal particles. Now this is an important thing. Colloidal particles जब भी बनेंगे इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज रहेगा, either positive और negative. Negative charge normally रहता है because of electron capture. अगर एक कोलॉइडल पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो इट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड. और फ्लिप साइड, अगर इसने कोई पॉजिटिव आयन का कैप्चर किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रहेगा. बट इन एवरी कोलॉइडल सोल्यूशन, no matter what colloidal solution you make, in every colloidal solution the colloidal particles are going to be charged, and चार्ज होना जरूरी है. अगर चार्ज नहीं रहेगा तो कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल नहीं रहेगा. ऐसा क्यों, इसे भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट just read some examples of positive and negatively charged salts. Positively charged salts में examples में आते हैं hydrated metal oxides. They have given you examples: Al2O3.XH2O,
CrO3.XH2O, Fe2O3.XH2O. बेसिकली एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन के हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स अगर इनका कोलॉइडल सोल्यूशन बनाओगे तो ये कोई ना कोई पॉजिटिव आयन कैप्चर करेंगे एंड द सॉल्व रादर द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. एंड फाइनली जो भी सॉल्व बनेगा इसे कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व. बढ़ो आगे. बेसिक डाई स्टफ्स. एग्जांपल मिथिलीन ब्लू सॉल्व. दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व. इन्होंने बस एग्जांपल देके छोड़ दिया है. दे आर नॉट सेइंग कि कौन सा आयन एब्जॉर्ब करके या एड्सॉर्ब करके इन कोलॉइडल पार्टिकल्स का चार्ज बनेगा. सो दैट इज वन थिंग दे हैव नॉट सेड. बट आपको एग्जांपल याद रखना है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट्स कौन से रहेंगे और नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट्स कौन से रहेंगे. हेमोग्लोबिन ब्लड इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व. ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल TiO2 सोल्यूशन. TiO2 का कोलॉइडल सोल्यूशन अगर बनाते हैं तो TiO2 सोल्यूशन भी पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व का ही एग्जांपल बनेगा. ऑन द अदर साइड नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट्स में मेटल सॉल्ट्स के एग्जांपल्स आते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सॉल्ट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट्स. मेटालिक सल्फाइड्स, इनके भी सॉल्ट्स बनाओगे जैसे AS2S3. AS इज आर्सेनिक, दिस इज आर्सेनिक सल्फाइड. सो आर्सेनिक सल्फाइड, antimony sulfide, cadmium sulfide salts, these are examples of negatively charged salts. Acid dye stuffs, example eosin, Congo red dye salts, these are examples of negatively charged salts. And salts of starch, gum, gelatin, clay, charcoal, etc. These are examples of negatively charged salts. सो आपको याद रखना है पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट्स के एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगे एंड नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट्स के एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगे. सारे एग्जांपल्स याद रखना एंड बढ़ो आगे. नाउ व्हाई आर द चार्जेस इंपॉर्टेंट, मतलब चार्जेस होना कंपलसरी क्यों है कोलॉइडल पार्टिकल्स पे व्हेन यू मेक अ सॉल्व. सो on all the colloidal particles the charge is going to be the same only. Whenever you make a colloidal solution, all colloidal particles are going to have similar charges. Similar matlab same charges. Same charges on the colloidal particles of a particular colloidal solution. इससे होगा क्या कि colloidal particles के बीच में repulsion create होगा and repulsion create होगा इसलिए ये colloidal particles बन के रहेंगे. इस चीज से solution में stability आता है. मान लो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला. स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चार्जेस को रिमूव कर देगा. एक बार चार्जेस रिमूव हो गए तो कोलॉइडल पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे. दे विल फॉर्म एन एग्रीगेट एंड दे विल प्रेसिपिटेट. सो एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will remove the charges from the colloidal particles. It will cause coagulation, that is precipitation of the colloidal particles, and the solution will no longer remain a colloidal solution. बिकॉज जो भी कोलॉइड्स थे उन्हें तुमने कोएगुलेट या प्रेसिपिटेट करके सेपरेट कर दिया. सो या द सोल्यूशन इज नो लॉन्गर अ कोलॉइडल सोल्यूशन. इस चार्ज का होना कोलॉइडल पार्टिकल्स पर कंपलसरी है. वी जस्ट डिस्कस्ड चार्जेस का होना कोलॉइडल पार्टिकल्स पर कंपलसरी है क्योंकि चार्जेस होंगे तो ही इनके बीच में रिपल्शन आएगा एंड रिपल्शन आएगा तो ही कोलॉइडल पार्टिकल्स की तरह रहेंगे. इससे तुम्हारा सोल्यूशन स्टेबलाइज होता है. अगर ये चार्जेस तुमने निकाल दिए फॉर एग्जांपल बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो चार्जेस निकलने के बाद सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स एक साथ आ जाएंगे. दे विल कोएगुलेट, दे विल प्रेसिपिटेट, दे विल फॉर्म एन एग्रीगेट एंड द सॉल्यूशन नो लॉन्गर रिमेन्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. सो दैट्स अबाउट चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स. एंड बढ़ो आगे. कोलॉइडल सॉल्यूशंस में काफी बार प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस होता है. फॉर एग्जांपल अगर एक्सेस AgNO3 का सॉल्यूशन बना दिया, एक सोल्यूशन बनाया AgNO3 का जिसमें AgNO3 एक्सेस में प्रेजेंट है और हमने थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड डाला. Now whenever Ag and some halogen is present, they will always undergo a reaction. They will form AgI. बट अगर Ki लिमिटेड था, AgNO3 एक्सेस में था, तो पहले तो AgI का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब AgI फॉर्मेशन होने के बाद इसमें Ag प्लस के आयंस भी रहेंगे बिकॉज ऑफ AgNO3. सो AgI precipitate is going to absorb Ag plus ions and finally you get a solve which is positively charged. जो एड्सॉर्प्शन होगा वो उसी आयन का होगा which is common to both these cations and anions. मतलब जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा उसमें से ही कोई एक आयन अगर रहेगा तो वो एड्सॉर्ब होने वाला है. मतलब फ्लिप साइड
मान लो Ki एक्सेस में प्रेजेंट था, सोल्यूशन तुमने AgNO3 का बनाया था ना पहले, अब मान लो तुमने Ki का सोल्यूशन बनाया तो Ki एक्सेस में प्रेजेंट रहेगा, इस सोल्यूशन में AgNO3 डाल दो। अब AgNO3 और Ki तो रिएक्शन अंडरगो करने ही वाले हैं, दे विल फॉर्म AgI। AgI फॉर्मेशन हो जाएगा, बट अभी तुम्हारे पास एक्सेस में Ki था, सो यू हैड K प्लस एंड I माइनस इन एक्सेस, एंड जो आयन एब्जॉर्ब होगा वो इन दोनों में से ही एक होने वाला है। इन दोनों में से एक कौन सा आयन अवेलेबल है, दैट इज I माइनस, बिकॉज Ki वाज इन एक्सेस। अब AgI एब्जॉर्ब करेगा I माइनस को, so there is preferential adsorption of a specific ion and because of that you get a certain charge। अब इस केस में तुम्हारा सॉल्व नेगेटिवली चार्ज रहेगा because you are absorbing a negative ion। तो ये थोड़ा प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन का एक एग्जांपल था। एग्जांपल की तरह याद रखो कि अगर एक्सेस AgNO3 में Ki को डाल दोगे, पहले तो AgI का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्योंकि Ag प्लस एक्सेस में रहेगा, Ag प्लस एड्सॉर्ब हो जाएगा ऑन द एग्रीगेट ऑफ AgI एंड दिस विल फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व। फ्लिप साइड, अगर Ki के सोल्यूशन में AgNO3 डाला तो वंस अगेन इन दोनों का रिएक्शन होगा, AgI बनेगा, बट बिकॉज I माइनस इज प्रेजेंट इन एक्सेस, I माइनस विल बी एब्सॉर्ब्ड ऑन AgI एंड इट विल फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व। बढ़ो आगे, अगर FeCl3 को एक्सेस हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इससे Fe2O3 आयन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, इट विल बी इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। ये हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड भी Fe3+ को एब्सॉर्ब करेगा एंड बिकॉज ऑफ Fe3+ एब्सॉर्प्शन इट विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व। ये भी एक एग्जांपल हो गया प्रेफरेंशियल एब्सॉर्प्शन ऑफ आयंस का। FeCl3 फेरिक क्लोराइड को अगर एक्सेस हॉट वाटर में हीटिंग करेंगे, इससे तुम्हारा फेरिक क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा टू फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, और ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एब्सॉर्ब करेगा Fe3+ आयंस को एंड बिकॉज ऑफ दैट द सॉल्व विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम अल्कलाइन मीडियम में करवाते हैं विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक क्लोराइड, इससे भी तुम्हारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ही बनेगा, बट ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यहाँ के OH माइनस को एब्सॉर्ब करेगा एंड फाइनली व्हाट यू गेट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व। तो ये एक और एग्जांपल हो गया ऑफ प्रेफरेंशियल एब्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। एग्जांपल्स एज इट इज याद रखना, दे आर गिवन इन NCERT, यू नीड टू मेमोराइज देम एंड बढ़ो आगे। जब भी हमने AgI का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करवाया था और उसके ऊपर I माइनस एब्सॉर्ब हो गया था, इन द सेकेंड केस AgI के ऊपर जब I माइनस एब्सॉर्ब हो गया तो ये सिस्टम वहीं का वहीं अटक नहीं जाएगा। अगर I माइनस का लेयर है तो इसके बाहर एक K प्लस का भी लेयर बनेगा, तो ये तुम्हारा AgI का एग्रीगेट, then there is an entire layer of I minus because that AgI, this is not Ag, it is AgI का एग्रीगेट ये एब्सॉर्ब करेगा I माइनस को, so there will be I minus adsorbed on AgI aggregates, but that I minus will get further surrounded by K plus ions. So you see that there is a layer of negative charge and then there is a layer of positive charge। जब भी चार्ज सेपरेशन आएगा तब पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। अंदर का चार्ज, अंदर के लेयर का चार्ज नेगेटिव, बाहर के लेयर का चार्ज पॉजिटिव। Whenever there is a separation of charges, a potential difference always appears। So ये inner negative charge और बाहर पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। That potential difference between the outer layers is called electrokinetic potential और zeta potential। ये टर्म इन्होंने डिफाइन किया है NCERT में, हमने भी डिस्कस कर लिया, मीनिंग याद रखना। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल is the potential difference that is going to exist between the outer layers of K plus and I minus, and potential difference आया because charge separation है, and general rule of physics है that whenever there is charge separation there is going to be potential difference। यहाँ पर भी charge separation आया तो potential difference भी आएगा, and जो भी potential difference है इसे हम कहेंगे electrokinetic potential और zeta potential। सिमिलर पोटेंशियल तभी भी आएगा जब AgI एब्सॉर्ब कर रहा था Ag प्लस को, जो Ag प्लस का लेयर आएगा उसको सराउंड करेगा I माइनस का लेयर, एंड वंस अगेन इन दोनों के बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। बढ़ो आगे। नेक्स्ट इज अ टेक्निक कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू कोएगुलेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स।
बट इस टेक्निक से तुम ये भी डिटरमाइन कर पाओगे कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या है। इस टेक्निक में सबसे पहले इस यू शेप के ट्यूब में तुमने कोलॉइडल सोल्यूशन को फिल कर लिया। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट रहेंगे। दे आर कॉलिंग इट एनोड एंड कैथोड, बट लेट्स नॉट कॉल इट एनोड एंड कैथोड, ये टर्म्स थोड़े मिसलीडिंग है फॉर द टाइम बीइंग। लेट्स सिंपली कॉल इट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड एंड कैथोड का एक्चुअल डेफिनेशन ऐसा होता है कि जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हुआ वो कैथोड एंड जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हुआ वो एनोड। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हियर, सो इसलिए मैंने कहा इसे कैथोड एनोड अभी नहीं कहेंगे। लेट्स सिंपली कॉल इट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब अगर हम बैटरी से ये कनेक्टेड रहेंगे एंड व्हेनेवर वी स्विच ऑन द बैटरी, नाउ लेट अस से द कोलॉइडल पार्टिकल्स वर नेगेटिवली चार्ज्ड। If colloidal particles are negatively charged, they will get attracted towards the positive electrode. तो इस डायग्राम में colloidal particles negatively charged है, they are getting attracted towards the positive electrode. जैसे ही ये इलेक्ट्रोड पर आते हैं वैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मतलब चार्जेस निकल गए, एंड चार्जेस निकलने के बाद क्या होता था, colloidal particles were getting aggregated, they were getting coagulated, and the solution would no longer remain a colloidal solution. तो एक तो तुमने कोलॉइडल पार्टिकल्स को कोएगुलेट करवा दिया, प्लस बिकॉज ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आके कोएगुलेट हुए, तुम्हें मालूम पड़ा कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव था। फ्लिप साइड अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव रहता तो ये अट्रैक्ट होते टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जैसे ही ये आते इनका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता। एक बार सारे चार्जेस निकल गए, सारे चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए, फिर कोलॉइडल पार्टिकल्स कोएगुलेट करेंगे, they will form their aggregate, they will get precipitated and the solution will no longer remain a colloidal solution. So particles अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आकर कोएगुलेट होते तो हमें मालूम पड़ जाता कि पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑल एंड ऑल इज दिस टेक्निक, इट इज यूज्ड टू कोएगुलेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। एडिशनली इस मेथड से हमें यह भी मालूम पड़ता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या रहेगा। इफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर कोएगुलेटेड एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दे हैड नेगेटिव चार्ज। इफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर कोएगुलेटेड एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दे हैड पॉजिटिव चार्ज। So yeah, that's about electrophoresis and बढ़ो आगे। Colloidal particles can also be coagulated by mixing oppositely charged salts. अगर एक पॉजिटिव सॉल्ट लोगे और एक नेगेटिव सॉल्ट लोगे और इन्हें आपस में मिक्स करोगे, इससे भी चार्जेस न्यूट्रलाइज होते हैं, एंड एक बार चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए तो कोलॉइडल पार्टिकल्स कोएगुलेट होके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। Colloidal particles can also be coagulated by mixing two salts that are oppositely charged. बढ़ो आगे। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड हार्डी-शूल्स रूल। हार्डी-शूल्स रूल के लिए एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर एक कोलॉइडल सोल्यूशन में हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाला तो इलेक्ट्रोलाइट क्या काम कर रहा था, इट वाज एब्सॉर्बिंग द चार्जेस ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, एंड कोलॉइडल पार्टिकल्स के चार्जेस एक बार निकल गए तो कोलॉइडल पार्टिकल्स कोएगुलेट हो जाएंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट का काम रहेगा कोलॉइडल पार्टिकल्स के चार्जेस को एब्सॉर्ब करना, इसे कहेंगे फ्लॉक्यूलेटिंग पावर। तो हार्डी-शूल्स रूल कहता है कि जब भी एक इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, इसका कैपेसिटी ऑफ एब्सॉर्बिंग चार्जेस, इसका एबिलिटी ऑफ एब्सॉर्बिंग चार्जेस, दैट इज कॉल्ड फ्लॉक्यूलेटिंग पावर। फ्लॉक्यूलेटिंग पावर मतलब कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा रहेगा अगर इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज ज्यादा रहेगा। ये ऑब्वियस बात है, बिकॉज Al+3 अगर रहेगा तो ये 3 नेगेटिव चार्जेस को एब्सॉर्ब कर पाएगा, whereas Ba2+ can absorb only 2 negative charges and Na+ can absorb only 1 negative charge. तो चार्ज एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा किसका, Al+3 का, इट कैन एब्सॉर्ब मोर चार्जेस, इसलिए कहा इसका फ्लॉक्यूलेशन पावर ज्यादा रहेगा। फ्लॉक्यूलेशन पावर मतलब कोएगुलेट करवाने का पावर, मतलब कोएगुलेटिंग एबिलिटी। Coagulating ability or flocculating power is highest if the charges are higher, so it will be higher for Al3+, उससे कम Ba2+, उससे कम Na+। ये सारे स्पीशीज यूजफुल रहेंगे टू कोएगुलेट नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट्स, बिकॉज इन्हें एब्सॉर्ब करना होगा नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम, these will be useful for absorbing negative charges, so these are useful for coagulating negative salts। अगर पॉजिटिव सॉल्ट्स का कोएगुलेशन करवाना रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव स्पीशीज हमें देखना होगा, और वही बात फ्लॉक्यूलेटिंग पावर, Fp इज फ्लॉक्यूलेटिंग पावर ज्यादा रहेगा
अगर स्पीशीज का नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो सो फ्लॉक्यूलेटिंग पावर ऑफ FeCN4, सॉरी FeCN4 नहीं रहता है, FeCN6 रहता है, इट इज K4FeCN6, सो ये करेक्शन कर लेना, CN6 आएगा. सो या फ्लॉक्यूलेटिंग पावर ऑफ FeCN6 4 माइनस ये ज्यादा रहेगा कंपेयर टू PO4-3 बिकॉज इस स्पीशीज का नेगेटिव चार्ज ज्यादा है कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज हियर. नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी भी इसका ज्यादा रहेगा, इसीलिए इसका फ्लॉक्यूलेटिंग पावर ज्यादा है देन दैट ऑफ PO4-3. इसका फ्लॉक्यूलेटिंग पावर ज्यादा है कंपेयर टू SO4-2 बिकॉज इसका चार्ज देखो कम हो गया. फिर इससे भी कम रहेगा Cl- का फ्लॉक्यूलेटिंग पावर बिकॉज यहां से यहां पर भी चार्ज का रिडक्शन हुआ. बेसिकली चार्ज ज्यादा, फ्लॉक्यूलेटिंग पावर ज्यादा. फ्लॉक्यूलेटिंग पावर मतलब कोएगुलेट करवाने का एबिलिटी. सो या दैट्स द हार्डी-शूल्स रूल. Higher the charge, higher the ability to coagulate the colloidal particles, and ability to coagulate the colloidal particles is flocculating power. So higher the charge, higher the flocculating power, and this becomes the order of flocculating power for positive and negative species. Negative species use होंगे for coagulating positive salts, positive species use होंगे for coagulating negative salts. So yeah, that's the rule. Higher the charge, higher the flocculating power. बढ़ो आगे. कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन देख लो. कोएगुलेशन वैल्यू इन शॉर्ट हम CV से रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट that should be expressed in millimoles per liter, which is required to coagulate the entire colloidal solution in 2 hours. ये डेफिनेशन NCERT में लिखा है. सो डेफिनेशन समझ लो वापस. कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या था? इसका काम था कि कोलॉइडल पार्टिकल के चार्जेस वो खींच ले और चार्जेस खींच के पार्टिकल्स को कोलॉइडल पार्टिकल्स को कोएगुलेट करवा दे. सो मिनिमम concentration of electrolyte that should be expressed in millimoles per liter. This minimum electrolyte concentration required to coagulate the entire colloidal solution in a time span of 2 hours, that concentration value is called coagulation value. अब बेसिक चीज सोचने का ट्राई करो. अगर Al+3 का सोल्यूशन लोगे तो Al+3 सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें कम लगेगा कंपेयर टू Ba2+ सोल्यूशन फॉर coagulating the same amount of colloidal particles in the solution. मान लो सोल्यूशन में colloidal particles 300 है तो Al+3 का हमें कितना पार्टिकल्स लगेगा? Al+3 का 100 पार्टिकल्स लगेगा, whereas Ba2+ का 150 पार्टिकल्स लगेगा. So the concentration of Ba2+ required will be more than that of Al+3 for coagulating the same number of colloidal particles. So कहने का मतलब फ्लॉक्यूलेटिंग पावर अगर ज्यादा रहेगा तो कोएगुलेशन वैल्यू तुम्हारा कम रहेगा. बेसिक कॉमन सेंस है. सो या हायर द फ्लॉक्यूलेशन पावर, लेसर इज द कोएगुलेशन वैल्यू. बिकॉज फ्लॉक्यूलेटिंग पावर ज्यादा है तो ये ज्यादा कोएगुलेशन करवा पाएगा. इसका इलेक्ट्रोलाइट जो रिक्वायर्ड रहेगा, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहेगा वो कम रहेगा बिकॉज कम क्वांटिटी में भी सारा का सारा सोल्यूशन प्रेसिपिटेट हो जाएगा. सो हायर द फ्लॉक्यूलेटिंग पावर, लोअर इज द कोएगुलेशन वैल्यू. कोएगुलेशन वैल्यू का ये डेफिनेशन याद रखना, ये रूल याद रखना, एंड या कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड बढ़ते हैं आगे. इमल्शंस के दो एग्जांपल्स. एक ऑयल इन वाटर. वंस अगेन इमल्शंस आर colloidal solutions of liquids in liquids only. So oil in water is one type of emulsion and the second type is water in oil. When I say oil in water, I mean that the solute is oil and the solvent is water. Colloidal solution में हम terms use करते थे dispersed phase and dispersion medium. तो solvent मतलब dispersion medium or the continuous phase. In oil and water emulsions, water is the solvent. That means water is the dispersion medium or the continuous phase. The dispersed phase is oil. An example of oil in water emulsions is milk. Examples याद रखना and बढ़ो आगे. The second type of emulsion is water in oil. इसमें solute water रहेगा, मतलब water is the dispersed phase and solvent oil रहेगा because I said water in oil. So oil is the solvent, means oil is the dispersion medium.
or it is the continuous phase. For example, butter becomes an example of water in oil type of emulsions. ये examples याद रखना, कुछ past papers में I recollect कि ये पूछा था, milk and butter दोनों के बारे में पूछा था. So you should know milk is an example of oil in water emulsion and butter is an example of water in oil emulsion. इमल्शंस, अब देखो वाटर एंड ऑयल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ये हमें पता है. अगर ऑयल एंड वाटर बनाते हैं, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, वाटर का डेंसिटी ज्यादा रहता है, वो नीचे सेटल होगा और ऑयल ऊपर सेटल हो जाएगा. अगर ऑयल एंड वाटर को डिसॉल्व करना है एक दूसरे के अंदर, तो हमें मतलब इमल्शन इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड ऑयल और ऑयल एंड वाटर, बेसिकली लिक्विड एंड लिक्विड. बट ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल का जब इमल्शन बनाएंगे तब इसको स्टेबलाइज भी करना पड़ेगा, बिकॉज water and oil by themselves are not miscible with one another. ये stabilization किया जाता है with the help of emulsifiers. Emulsifiers का structure is like soaps only. इसमें एक लंबा हाइड्रोकार्बन चेन रहता है. The long hydrocarbon chain is non-polar and then it has a polar head. Polar head में माइनस और प्लस के चार्जेस होंगे and the polar head is going to be soluble in water. ये नॉन पोलर पार्ट soluble हो जाएगा ऑयल में. This is oil soluble and जो polar part रहेगा that will be water soluble. So when you make an emulsion you also add emulsifiers. Emulsifier क्या करता है, मान लो ये तुम्हारा solution है, ये oil का droplet है जो water में dissolved है. The emulsifiers will come like this. The non-polar part is dissolved in the oil part and the polar head, the minus and plus charges, they are outside, giving you solubility in water. So this is how an oil droplet is stabilized in water and that is how emulsifiers work. They basically stabilize the solution. And अगर ये डायग्राम समझ चुके हो तो एक और कॉमन सेंस वाला बात रहेगा, इमल्सिफायर अगर ज्यादा लोगे, अगर एक बड़ा सा ऑयल ड्रॉपलेट है और सरफेस पे तुमने इमल्सिफायर्स डाल दिए, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा. इट विल रिमेन एज एन ऑयल ड्रॉपलेट इन वाटर बट इट इज स्टेबलाइज्ड इन वाटर बाय द इमल्सिफायर्स. अगर इमल्सिफायर्स ज्यादा लोगे तो ज्यादा इमल्सिफायर से तुम ऑयल ड्रॉपलेट को ज्यादा ब्रेक कर पाओगे, बिकॉज यू नाउ हैव मोर इमल्सिफायर्स टू स्टेबलाइज दैट ऑयल सस्पेंशन इन वाटर. तो इमल्सिफायर्स अगर ज्यादा लोगे तो पार्टिकल साइज तुम्हारा कम हो जाएगा. जितना ज्यादा इमल्सिफायर लोगे पार्टिकल साइज उतना कम रहेगा, बिकॉज ड्रॉपलेट जितना ब्रेक करोगे, जितना ड्रॉपलेट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करोगे उतना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और उस सरफेस एरिया को स्टेबलाइज करने के लिए इमल्सिफायर भी ज्यादा लगेगा. सो ऑल एंड ऑल द बेसिक रूल इज इफ यू ऐड मोर इमल्सिफायर्स द पार्टिकल साइज ऑफ ऑयल इन वाटर विल इंक्रीज. फ्लिप साइड वाटर एंड ऑयल करोगे तब भी तुम्हारा तब भी तुम्हें इमल्सिफायर्स यूज करने पड़ेंगे टू स्टेबलाइज द इमल्शन. एंड वंस अगेन जितना ज्यादा इमल्सिफायर यूज करोगे पार्टिकल साइज उतना कम रहेगा फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शंस और वाटर एंड ऑयल. इधर वे दोनों में तुम्हें इमल्सिफायर्स यूज करने ही है. मोर इमल्सिफायर्स लेसर द पार्टिकल साइज एंड इमल्सिफायर्स का काम रहेगा फॉर स्टेबलाइज, इमल्सिफायर्स का काम रहेगा टू स्टेबलाइज द इमल्शंस. So yeah, that's one thing about emulsifiers. बढ़ो आगे. There is a device called Cottrell smoke precipitator. डिवाइस मतलब ये काफी एक बड़ा मशीन होता है. इस मशीन का काम रहता है कि देखो स्मोक जो है इट इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस. Once again, because smoke is a colloidal solution, the solid particles that are dispersed in gas are going to contain a charge. अगर हम स्मोक को ऐसे ही सराउंडिंग्स में छोड़ देंगे तो ये काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगा. कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर स्मोक पार्टिकल्स में जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, जो सॉलिड कोलॉइडल पार्टिकल्स है, इनके चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा. सो यू हैव अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड दैट हैज अ सप्लाई ऑफ 30,000 वोल्ट्स और इवन मोर. जब भी स्मोक आएगा, स्मोक में सॉलिड पार्टिकल्स आर द कोलॉइडल पार्टिकल्स, इनके ऊपर चार्ज रहेंगे. ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड उन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा. अगर चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए तो सॉलिड पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स का चार्ज तुम्हारा निकल गया, ये सारे के सारे कोएगुलेट हो जाएंगे. कोएगुलेट होके प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे एंड दे विल गेट डिपॉजिटेड एज प्रेसिपिटेटेड एश. और जो भी गैसेस अभी तुम बाहर छोड़ोगे
ये काफी हद तक तुमने प्यूरिफाई कर लिए है. सो द गैसेस आर नाउ फ्री फ्रॉम द कार्बन पार्टिकल्स, and what you are emitting out in the atmosphere is a slightly more purified gas. तो जो भी स्मोक बनेगा, जो काफी इम्प्योर था, काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने वाला था, उस स्मोक को तुमने पास किया थ्रू अ कॉट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर. कॉट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड जो स्मोक पार्टिकल्स है, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे स्मोक में, उनके चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगा. एक बार कोलॉइडल पार्टिकल्स का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो ये सारे पार्टिकल्स आपस में आके कोएगुलेट करेंगे. दे विल गेट प्रेसिपिटेटेड एज एश एट द बॉटम ऑफ कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर, एंड व्हाटएवर आर द लेफ्ट ओवर गैसेस, जो गैसेस है फ्री फ्रॉम द सॉलिड स्मोक पार्टिकल्स, ये गैसेस अभी तुम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर पाओगे. दे आर नॉट फुल्ली प्यूरिफाइड, बट एटलीस्ट तुमने कार्बन का जो स्मोक, कार्बन के जो पार्टिकल्स थे, कोलॉइडल पार्टिकल्स, उनको प्रेसिपिटेट करके थोड़ा बहुत प्यूरिफिकेशन कर लिया. सो कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर is used for purifying smoke. and बस ये डिस्क्रिप्शन याद रखना कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर के लिए. इट इज इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक एंड दिस इज समथिंग दैट हैपेंस इन कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर. बढ़ो आगे. These are some examples of colloidal solutions, and yeah, this is the last part of the video. And chapter में भी यहाँ पर इस section में if you read the entire chapter you will see that certain examples of colloidal solutions are mentioned. 3 specific examples I have picked and read कर लेंगे इसको. Argyrol is a silver sol and it is something used in eye lotions. Eye lotions में silver sol use होता है and it is called Argyrol. Colloidal antimony is used in treating something called Kala-azar. Kala-azar is a disease and for curing Kala-azar, colloidal antimony is used. Latex, जो रबर ट्रीज में से हमें मिलता है, दैट इज लेटेक्स. लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द रबर ट्रीज. इट इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ रबर. एज फार एज आई रिमेंबर द सॉल्वेंट हियर इज वाटर and rubber particles are going to exist as colloidal particles. So latex is obtained from the rubber trees. It is a colloidal solution of rubber in water and rubber particles in latex are negatively charged. मैंने कहा था कोलॉइडल पार्टिकल्स पर हमेशा एक चार्ज रहेगा, तो अगर लेटेक्स रबर का कोलॉइडल सोल्यूशन है इन वाटर, द रबर पार्टिकल्स शुड हैव अ चार्ज. सो द फैक्ट इज दैट द रबर पार्टिकल्स इन लेटेक्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. So yeah, with this I am done with covering everything I wanted to cover in this video. Like all other videos, I say this in all of my videos. Definitely videos आपने देखे हैं वो अच्छा ही है, but NCERT का रीडिंग भी एक बार अपने आप करना. When you read the NCERT by yourself, आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा कि बुक में क्या लिखा है. These videos, these lectures, जो वीडियोस मैं बनाता हूँ या जो लेक्चर्स कोई भी टीचर लेता है, these are our own interpretations of what is written in the NCERT. ऐसे कुछ गलत नहीं पढ़ाएंगे, बट आपका एक बार एनसीईआरटी रीड करना भी जरूरी है. इससे आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा बुक में क्या लिखा है. सो इन केस इफ बाय मिस्टेक वी मिस्ड एनीथिंग या कुछ हमने एकदम ठीक से नहीं पढ़ाया, वो आप पढ़ पाओगे व्हेन यू रीड द एनसीईआरटी बाय योरसेल्फ. रीडिंग द एनसीईआरटी इज अ कंप्लीट प्रिपरेशन. जब रीड करोगे तभी सिर्फ रीड करके छोड़ मत देना, मेक नोट्स. प्रेपरेशन हमेशा रिटन होता है, वर्बल नहीं होता है. तो एनसीईआरटी रीड करते हो तब एनसीईआरटी में भी कुछ मार्क करना है तो मार्क कर लेना, एंड साथ साथ में नोट्स बनाना. एनसीईआरटी काफी बड़ा है, इसको बार बार तुम रीड नहीं कर पाओगे. अगर नोट्स बनाया रहेगा तो मान लो पहला 2 बार 3 बार तुमने एनसीईआरटी पढ़ा, बियॉन्ड दैट आपके नोट्स ही इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके रहेंगे कि रिविजन करने के लिए आप सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लोगे. जब नोट्स में से रिविजन करना शुरू कर लोगे तभी तुम्हारा टाइम भी बचेगा और रिविजन भी अच्छे से हो पाएगा. सो कीप मेकिंग नोट्स व्हेनेवर यू रीड द एनसीईआरटी. लिख लिख के पढ़ाई करो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा. एट द एंड ऑफ दिस, आफ्टर यू आर डन विथ मेकिंग योर नोट्स, एनसीईआरटी के पीछे एक एक्सरसाइज भी दिया हुआ है. इस एक्सरसाइज का भी सॉल्विंग अपने आप करो. एक्सरसाइज सॉल्व करके तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि तुमने सीखा कितना है. यू विल कम टू नो हाउ मच यू हैव लर्नड. यू विल कम टू नो विच एरियाज आर देयर वेयर यू नीड इंप्रूवमेंट्स. तो एक्सरसाइज का सॉल्विंग एक बार करना अपने आप. द एक्सरसाइज आंसर्स विल बी रेडिली अवेलेबल. आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत रेडिली मिल जाते हैं, बट एज अ फर्स्ट हैंड अटेम्प्ट अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करना, एंड देखो कि बिना देखे आप कितने क्वेश्चंस को अपने आप आंसर कर पाते हो. So yeah, solve the entire exercise at the back of the NCERT, and this will ensure a complete preparation of this chapter
फॉर योर फाइनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हर चैप्टर के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करना, ये बहुत सॉलिड प्रोसीजर है। आई एम श्योर एवरीवन नोस कि पढ़ाई ऐसे ही करता है, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन कि पढ़ाई करनी है तो इस मेथड से करना। इस मेथड से की हुई पढ़ाई काफी लंबे टाइम तक आप याद भी रख पाओगे। एंड यस, इवेंचुअली वी वांट कि हर चैप्टर का पढ़ाई अगर ऐसे किया रहेगा तो हर चैप्टर के साथ हम सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, एंड दैट विल एंश्योर दैट वी आर अटेम्प्टिंग आवर फाइनल जेईई मेंस, एडवांस्ड, नीट वगैरह जो भी एंट्रेंस एग्जाम हम देने वाले हैं वो बेस्ट ऑफ प्रिपरेशंस के साथ हम दे सकते हैं। With that instruction, I am done with covering everything that I wanted to cover in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.